अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, हमारा शो भी मुलाहिजा फरमा रहे होंगे और उसके साथ साथ जनाब आज का दिन सेलिब्रेट करने के हवाले से भी आप लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली होगी, क्योंकि आज का जो ख़ास दिन है वो दो चीज़ों के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। एक तो जनाब क्योंकि आज बर्थडे है वो भी मिस्टर जिन्ना, जिन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान कहा जाता है, उनकी आज बर्थडे है 25 दिसंबर को। और उसके साथ साथ जनाब क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया जा रहा है और दुनिया भर में ये त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और क्रिसमस मनाने वाले तमाम मसीही बहन भाइयों को आज के इस त्यौहार की खसूसी मुबारकबाद हम सब की तरफ से। और बिलाशुबा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में ना हमारे जो मसीही बरादरी है उनका काबिल ज़िक्र रोल भी है और हमें उस पर फ़ख्र भी है। और आज के इस खूबसूरत और अहम दिन के हवाले से मैं पैगाम भी देना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने बैनुल मज़हब हम आहंगी का होना इंतहाई अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान दीगर ममालिक की निस्बत अक़लियतों के लिए एक महफूज और पुरअमन मुल्क बनने और इस सब के लिए हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि हम सब की अहम जिम्मेदारी भी है और ज़रूरत भी है। पाकिस्तान के झंडे में हम देखते हैं कि ग्रीन कलर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सफ़ेद रंग का होना है ना, वो भी इसी बात की अलामत है कि ये मुल्क जितना हमारा है, जितना मुसलमानों के लिए बना है, उतना ही इस पर हमारी अक़लियती बरादरी का भी हक़ है। तालीम का शोबा हो या फिर सेहत का शोबा हो या फिर बात हो हमारे दीगर शोबों की, इन सब में हमारी तमाम अक़लियतों को मुनासिब तादाद में नौकरियां मिलनी चाहिए। और ऐसा काफ़ी हद तक हो भी रहा है कि बहुत से शोबों में हमारी जो मसीही बरादरी है अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। उसमें आप देख लें कि टीचर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, उसके बाद हमारे तिब का शोबा आ जाता है, हमारा अदालती सिस्टम हो, हर जगह इनकी खिदमात मिसाली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र भी महसूस होता है कि हुकूमत ने इनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी है और हमारा आइन भी इनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराता है। इस हवाले से हुकूमत तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात भी उठा रही होती है और बड़ा पॉजिटिवली ये पोर्ट्रे भी किया जाता है कि यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटीज़ रह रही हैं, अगर मुसलमानों के अलावा देखा जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना गुज़र बसर या अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। और यही एक महज़्ज़ब और बेहतरीन मुआशरे की पहचान और अक्कासी भी करता है। हमारे हमसाया मुल्क भारत का हाल देख लें, एक भयानक चेहरा पूरी दुनिया के सामने है उसका। पूरी दुनिया को इल्म है कि भारत ने वहाँ के मुसलमानों, वहाँ के मसीही बरादरी समेत जितनी भी तमाम अक़वाम के लिए अपनी ज़मीन को किस तरह तंग कर रखा है। ना वहाँ सिख लोग वहाँ पर महफूज हैं और ना ही बाकी लोग इस जुनूनी हिंदुओं से वहाँ पर महफूज हैं। उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपने तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दे रखी है और यही हमारे दीन इस्लाम की तालीमात भी हमें बताती हैं कि दूसरों के मज़ाहिब और उनके अकायद का हमने मुकम्मल तौर पर एहतराम भी करना है। और तमाम मसीही बहन भाई जहाँ जहाँ इस वक्त मौजूद हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन सबको क्रिसमस की जो खसूसी मुबारकबाद है, खसूसी जो उनकी आज सेलिब्रेशन होने वाली है वो बहुत बहुत मुबारक होने। और दूसरा कि उन्होंने ख़ास दुआ करनी है, एक तो पाकिस्तान के लिए और दूसरा जनाब जो फ़लस्तीन में हो रहा है, गज़ा में हो रहा है, वहाँ पर भी ख़ास तौर पर उन्होंने उसके लिए भी दुआ करनी है। और साथ ही साथ क्रिसमस का तो मौका है ही है, लेकिन जनाब जिस तरह मैंने बात की है कि मिस्टर जिन्ना, जिन्हें मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है, बानी पाकिस्तान है, बाबा पाकिस्तान, उनकी भी आज सालगिरह है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है। वो बाबा कौम है, वो इस कदर अजीम शख्सियत हैं कि उन पर शेक्सपियर का ये कॉल बहुत ही फिट बैठता है कि कुछ लोग मेहनत करके अजीम बनते हैं जबकि कुछ लोग पैदाइशी तौर पर अजीम होते हैं। और कायद आज़म बचपन से ही बड़े औसाफ के मालिक इंसान थे। उनकी खिदमात और कुर्बानियों की वजह से हम आज इस आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। उनका ख्वाब था
कि पाकिस्तान जदीद इस्लामी रियासत बने, उसके नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं, जदीद उलूम सीखें। ईमान, इत्तेहाद और डिसिप्लिन कायद का ख़ास मोटो था। उनके इस मिशन में हम किस हद तक कामयाब ठहरे हैं और आज हम कहाँ खड़े हैं, ये ना सिर्फ हुकूमत बल्कि हम सबको सोचने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को अपनी अहमियत पहचाननी होगी और अपने कायद के फरमान को हकीकत बनाना होगा। तो जनाब, आज ये दो चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। एक तो कायद का फरमान, कायद की बर्थडे के हवाले से जो बड़ा इक़्क़त व एहतराम के साथ आज मनाया जाएगा, आज इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। कायद का जो मोटो है, कायद का जो मकसद था इस पाकिस्तान को बनाने के हवाले से, और वो नौजवानों को क्या बताना चाहते थे, उनकी क्या उम्मीदें थी, क्या उन्होंने वाबस्ता की हुई थी उम्मीदें नौजवानों से, उस हवाले से भी बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। पूरा एक टॉपिक है, हम लोग कायद के हवाले से बात करेंगे, उनकी शख्सियत के हवाले से। लेकिन एक पैकेज भी तैयार किया गया है बाबा कौम के हवाले से, बाबा पाकिस्तान के हवाले से। आइए पहले वो देख लेते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करेंगे हम एक्सरसाइज के हवाले से, और जिस तरह एक्सरसाइज करना बेहद लाजमी होता जा रहा है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तभी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो आज हमें क्या सिखा रहे हैं एक्सरसाइज के हवाले से, उन्हीं की तरफ चलते हैं, अपने एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। जी बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका लाइफ कोच, फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और आज के प्रोग्राम में मैं इंटरेस्टिंग एक बात भी बताऊंगा, टिप भी बताऊंगा, ट्रेनिंग टेक्निक्स भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दो मसल्स को आपने कभी नहीं भूलना। एक बिगेस्ट मसल्स आपका लोअर पोर्शन लेग, और सेकंड बिगेस्ट मसल आपकी बैक। सारी बॉडी इसके ऊपर है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। अब इसके ऊपर फैट आ जाए तो क्या करें? अब कहाँ कहाँ आती हैं? यहाँ पीछे टायर बन जाते हैं, यहाँ टायर बन जाते हैं, उसके बाद सारा टायर आगे यहाँ आगे इकट्ठा हो जाता है। तो हमने इस बात का ख्याल रखना कि ये करने नहीं देना, क्योंकि सारा स्पाइनल पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। होता कि आपका पोस्चर चेंज हो जाता है, उसके बाद आपके स्पाइनल में स्टिफनेस और फिर टिश्यू ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। ये हैं उसके नेक्स्ट बैड इफेक्ट। तो इसलिए फर्स्ट लोअर पोर्शन, सेकंड। और आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि जो लव हैंडल्स टायर्स हैं और कमर को टर्न अप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो हमें करनी चाहिए, और किस तरह परफेक्शन के साथ, राइट एंड रॉन्ग, इस बात का ख्याल रखना है। बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि स्पाइनल स्ट्रॉन्ग होगा तो हम कुछ भी वर्कआउट कर सकते हैं। अगर हमारी बैक ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या? लोअर पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फ़ायदा क्या? तो इसलिए आज के प्रोग्राम में बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टर्न अप करने के लिए एक्सरसाइज। मुझे बार चाहिए, बार मेरे पास है, इजी अवेलेबल है, हर जिम में होती है, घर में भी मिल सकती है, नहीं तो कोई भी पाइप आप लेके कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन 4 ट्रेनिंग्स, परफेक्शन, राइट एंड रॉन्ग, वो मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंस आपने देखा होगा, लेकिन परफेक्शन के साथ। जब तक रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि प्रोफेशनली लोगों को, क्लाइंट्स को ट्रेन करने के बाद हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हमें बतानी चाहिए और किस तरह गाइड करना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट ट्रेनिंग, वार्म अप पता है आपको सबको, लेकिन 4 ट्रेनिंग कॉम्बिनेशन, ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज दिया जाए इन शॉर्ट टाइम। ग्रिप कर लेना है, वाइड, टू मच वाइड नहीं आपने लेना। शोल्डर से पाँव थोड़े से बाहर, चेस्ट अप, कोर टाइट, 1 टर्न, then 1 second hold, short breathing, yes, breathing circulation very important। आपने एब्डोमिनल को फ्री कर देना है, स्ट्रॉन्ग कर देना है, टाइट कर देना है। ब्रीदिंग सर्कुलेशन सिर्फ आपके चेस्ट लेवल तक रहे। कोई भी कोई ट्रेनिंग कर ले कि ये मिस्टेक करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, लगे रहें, 5 साल लगे रहें, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। शॉर्ट ब्रीदिंग, ओके, लाइक दिस। फर्स्ट 1 होल्ड, 2 होल्ड, 3 होल्ड, 4 होल्ड। आर्म्स को मैंने स्टिफ रखा है, चेस्ट को मैंने स्टिफ रखा है। 5 होल्ड, 6 होल्ड, 7 होल्ड, 8 होल्ड, 9 होल्ड, 10 होल्ड। इसी तरह परफेक्शन के साथ। अगर 1 टर्न समझ नहीं आती, प्रोग्राम को डाउनलोड करें, अपने पास रखें और प्रॉपर्ली उसी को फॉलो करें। सेकेंड ट्रेनिंग, इसी पोजीशन में, क्योंकि इनर और आउटर मसल्स होते हैं, हम एक पैटर्न करते हैं और उसका रिजल्ट हमें 0 मिलता है। अब शोल्डर इनसाइड फुट पोजीशन, नाउ स्ट्रेट अप, चेस्ट अप, आर्म्स ग्रिप, एल्बोज लाइट सी बेंड। नाउ
हाफ रेंज ऑफ मोशन, शॉर्ट ब्रीदिंग मीन्स कि ऑक्सीजन लेवल मसल में डाउन ना जाए, वो आपके स्टिफ रहे मसल्स, एब्डोमिनल, चेस्ट नहीं, चेस्ट में आपने शॉर्ट ब्रीदिंग रखनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओब्लिक्स, रिब्स, कमर आपकी साइड, इनर, ये इनर के लिए था, इनसाइड वो आउटर के लिए था, क्योंकि हम एक एंगल करते हैं हमारा एक मसल हिट होता है, बाकी बेचारे वो कहते हैं इसमें हमारा क्या कसूर, हम क्या करें। तो इसलिए इसी तरह आपने पहले वाइड देन नैरो पोजीशन। अब अंडर आर्म से लोअर तक, लव हैंडल्स तक, इसकी परफेक्शन के लिए ओके, स्ट्रेट पोजीशन। नाउ राइट टू लेफ्ट डाउन 1, अब अंडर आर्म, ओब्लिक्स और लोअर सभी स्ट्रेच हुए। 2, चेस्ट डाउन नहीं करनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक आपको राज की बात बताऊं, कभी आप मुझे ट्रेनिंग करते देख लें या मेरे वर्कआउट स्केड्यूल देख लें कि ये सभी ट्रेनिंग्स मैं करता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि वो बताया जाए जो मैं करता हूँ प्रोफेशनली, उसके रिजल्ट भी मेरे सामने हों। तो इसी तरह कम्बिनेशंस के साथ करने। लेकिन फर्स्ट रूल नंबर 1 ब्रीदिंग सर्कुलेशन, सेकंड रूल कंसंट्रेशन आपने करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यस, अब लोअर बैक के लिए, स्पाइनल के लिए, साइड पोजीशन के लिए मैं बताऊंगा। नाउ डाउन, हिप बैक, देन डाउन, बैक आर्च आए, उसमें कर्व आए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको स्लो रेंज ऑफ मोशन में मैंने इसलिए बताया ताकि आपको परफेक्शन एंगल, बॉडी किस लेवल की टर्न हो रही है वो आपने देखना है। चेस्ट लेवल आप करेंगे ऑटोमेटिकली बैक में कर्व आ जाएगा, उसके इफेक्ट ये होगा कि लोअर मसल जो है आपका बैक का, उसको हमने हिट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, फ्लेक्सिबल करना है, और वहाँ पे फैट ना ठहरे, ये काम आपने करना है। अब मूवमेंट है हमारी स्ट्रेट, चेस्ट अप, स्टिफ, इसमें अपर बॉडी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। नाउ हाफ रेंज ऑफ मोशन में, ओके, हाफ रेंज में कि फुल आप डाउन जाते हो, आप रीपम्प करते हो। फोकस आपने देखना है। 1, आर्म स्टिफ, 2 परफेक्ट, 3 परफेक्ट, 4 5 6 7 8 9 10। इसको हाई रेंज ऑफ मोशन में करेंगे तो इसके इफेक्ट ज़्यादा आएंगे, लेकिन परफेक्शन के लिए फर्स्ट आपने फोकस करना है जिस तरह मैंने आपको बताया, एंगल परफेक्शन परफेक्ट, देन इसकी आप हाई रेपिटेशन में करते जाएं। लेकिन रूल 2 बताएं, इसी को आपने फॉलो करना है और मुझे फीडबैक भी देना है ताकि ये आपका बैक स्ट्रॉन्ग रहे और यहाँ पे ये ना हो कि बैक पे प्रेशर आना शुरू हो। कसम से बहुत ज़्यादा पेन होती है अगर बैक में इशू आ जाए, तो इससे दूर रहना है। हमारी कोशिश होती है कि हेल्थ फिटनेस टिप्स से आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए और इसको आपने फाइनल करना है, मुझे बताना है प्रॉपर्ली, इसी तरह इसी एंगल से आपने करना है। तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, वरना मैं आपको डांटूंगा। तो इसको आपने करना है, मुझे फीडबैक देना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, फिट रहें, अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं किताबों की दुनिया के हवाले से। वैसे भी आज जो दिन है, क्रिसमस भी मनाई जा रही है और साथ ही साथ कायद आज़म का दिन भी मनाया जा रहा है, उनकी बर्थडे भी है। तो आज किस किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ करवाया जा रहा है? प्रोफेसर अहमद अमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ मैं और आप दोनों सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। जी शुक्रिया मुनीबा। आज बहुत दिलचस्प किताब है और ये हमारे पंजाब की किताब यानी पंजाबी ज़ुबान में है, जो हमारी मादरी ज़ुबान भी है। दिलचस्प बात यह है कि ये किताब ऐसे लहजे में
लिखी गई है, जो कि हमारे यहाँ कम अज़ कम लाहौर में इतना मारूफ़ नहीं है। ये सांदल बाहर के इलाके की ज़ुबान है और ये ननकाना साहब में जो शायर हैं वहाँ रिहाइश पजीर हैं और शायर हैं राय मोहम्मद ख़ान नासिर। ये बुज़ुर्ग शायर हैं और दरवेश शायर हैं। आपको सुन के हैरत होगी कि ये एचिसोनियन है, इनकी तालीम वहाँ से है, लेकिन इन्होंने पंजाबी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। दूसरी बात ये है कि ये जागीरदार हैं, बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको मालो दौलत दे रखा है, लेकिन इन्होंने अपना नाम गरीबी में पैदा करने की ठान ली। तो गुर्बत में उन्होंने मुड़का जो होता है पसीना, उन्होंने कहा कि ये मेरा ओढ़ना बिछोना है। तो एक दफ़ा ये किताब देख लीजिए, हिडक किताब का नाम है, हिडक। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी जो तीनों किताबें हैं उसका जो नाम है, उन तीनों किताबों के नाम वो हे से शुरू होते हैं। मसलन हरक, हिडक और हूंग। तो हिडक वो होती है जब उम्मीद ख़त्म हो जाने के बावजूद आपका दिमाग कह रहा है कि उम्मीद ख़त्म हो गई है लेकिन दिल नहीं मान रहा, तो वो एक मौहूम सी जो उम्मीद होती है उसको हिडक कहते हैं। तो शायर तो हमेशा बेशुमार बेहद व हिसाब नाउमीदी में भी उम्मीद की बात करता है, यही उसकी ताकत होती है। हसन इनके बेटे हैं, मोहम्मद हसन राय, वो इनकी किताबों को अंग्रेज़ी में साथ साथ तर्जुमा भी करते चले जा रहे हैं। ख़ुद भी बहुत अच्छे कहानीकार हैं और PhD कर रहे हैं और ननकाना साहब में उस्ताद भी हैं। राय साहब के साथ एक दफ़ा मुझे मुशायरा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने देखा कि इन्होंने अपनी बोलियाँ सुनाई। बोलियाँ वो सिनफ है जो कि पुरानी बोलियाँ हमने जो दादी नानी से सुनी थी, उनके मुसन्नफ़ या शायर का हमें कुछ पता नहीं है। इन्होंने इस सिनफ को दोबारा ज़िंदा किया और नए सिरे से खूबसूरत बोलियाँ लिखीं। उन बोलियों का जादू ये था कि जब ये पढ़ के जा रहे थे तो सारा हॉल, बुखारी ऑडिटोरियम का, GC का सारा हॉल, देवर गिविंग अ स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने खूब तालियां बजाईं जब तक ये दोबारा जाके अपनी सीट पे बैठ नहीं गए, ताली बजती रही। तो ये जादू था इनकी बोलियों का। मसलन इनकी एक बोली है, इनका बुनियादी तौर पे जो मौजू है वो ज़मीन है, हमारी मिट्टी, हमारी ज़मीन, हमारा पंजाब। तो एक उनकी बोली बड़ी मशहूर है, डोली 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 उदों जा वसेब मरदा मर जावे जदों ओदी बोली। कि नस्ल, सकाफ़त, कौम, तहजीब ख़त्म हो जाती है जब उसकी ज़ुबान ख़त्म होती है। तो ये ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाई। मैं आपको एक दो छोटी छोटी नज़में आपके सामने पेश करता हूँ। ये तिलकन नज़मों की किताब है, ये हिडक नज़मों की किताब है। तिलकन एक नज़म है, हिक्के थारे तिलकन ते भी पैर जे रखी रखिए ते मुड़, पोएं पैरानू फद खलोंदी गारे दी बन कंध खलोंदी। इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह पे आप खड़े हैं, भले वो स्लिपरी जगह है, लेकिन आप मोजज़ा देखेंगे कि आप मुस्तकिल मिजाज रहें तो क्या होगा भला कि वहीं पे गारा नीचे चला जाएगा और आपके पाँव के गिर्द एक दीवार सी बन जाएगी, चार दीवारी। यू विल बी फोर्टिफाइड। तो ये इंतहाई खूबसूरत नज़म, इसको आप इस्तक़लाल, मुस्तकिल मिजाजी के लिए एक दरस भी समझ लीजिए। और इसकी जुड़त मिट्टी के साथ के मगरबी यलगार या कोई भी यलगार, अजनबी सकाफ़त की यलगार हो, आप अपने सकाफ़त के साथ जुड़े रहें, फिर देखें आपकी सकाफ़त भी आपकी हिफाजत करती है। इसी तरह एक बड़ी रोमांटिक सी नज़म है, बड़ी खूबसूरत। लगदा है तेरे दिल ते अजकल पारे अड़िए किसे गल किसे दा होर किसे दा कोई उलामा, उलामा होते शिकायत, होर किसे नू बेशक दे लई पर जे मेरे यार दा कोई तेरे कोल उलामा होवे, रब दा ना ही मैं जू हाँ, रब दा ना ही मैं जू हाँ, ओ ते मैनू देवी मेरे हुंदियां उस माही दा, जे कोई देवे सोच खां अड़िए मेरे पल्ले की रहंदा है। कि मेरे महबूब की शिकायत करनी है तो मुझी से करना, किसी और से ना करना। वो कहते हैं ना, किस शौक़ किस तमन्ना किस दर्जा सादगी से हम आपकी शिकायत करते हैं आप ही से। तो मोहब्बत में तो ये दोनों जी जो हैं वो एक हो जाते हैं। अड़िए के बारे में अनवर मसूद साहब ने कहा कि ये दरअसल अरियो का पंजाबी वर्जन है, अड़िए। एक आखिरी एक नज़म इसमें से पेश करता हूँ ताकि आप के दिल में ये उम्मीद, एक ख्वाहिश जागे कि आप इस किताब का मुताला करें। साकदा अंखी, हम ये इस लाहौर के इलाके में सैकदा बोलते हैं, हाँपता हुआ, तो वो सादल बार का है। साकदा अणखी, अणखी मतलब ऑनरेबल बंदा। साकदे अणखी मेरे अंदर वेखला अणखे तेरे पारों, मुड़ अज टिड नू धोखा दिता, मुड़ अज पानी चित के खादा, हुन मर जानिए मर न जावी। कि कैसी खूबसूरत नज़म है कि गुर्बत के बायस है तो मेरे पास पानी, लेकिन अपने पेट को धोखा देने के लिए पानी को चबाया और चबा चबा के खाया। तो एक मार्क्सिस्ट एक साइड है इनकी। राय साहब बड़े दरवेश आदमी हैं, लोग इनकी जो वज़ाकता है इसे धोखा खाते हैं। धोखा ना खाइएगा, इनकी जो सियाणफ है, दानिश
विजडम, वो बेहतरीन है। और पंजाबी की इतनी अजीम शायरी में अपना लहजा बना लेना, अपना नाम बना लेना, ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करेंगे हम मज़े की चॉकलेट के बारे में, और आज हमारा टॉपिक भी है चॉकलेट की अफादियत पर बात करेंगे, उसकी अहमियत के हवाले से बात करेंगे, और ये सेहत के हवाले से कितनी अच्छी है इस पर भी बात करेंगे। और जिसे अमूमन अब प्यार मोहब्बत की अलामत भी समझा जाता है, साइन, इसको एज अ साइन या सिंबल, द रोमांटिक सिंबल कहा जाता है। और ये एक ऐसी मीठी चीज़ है जो बच्चों, बूढ़ों और औरतों हर किसी की पसंदीदा चीज़ होती है। और मज़े की बात यह है कि जहाँ ये खाने में इतनी टेस्टी होती है, वही ग़िज़ाइयत में भी भरपूर है। बनावट में दूध और कोको की जो फलियाँ हैं वो इस्तेमाल होती हैं, और जो सेहत के लिए बहुत ही, आप कह लें कि मुफीद साबित होती है। और चॉकलेट खून की गर्दिश को भी बेहतर बनाती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल भी रखती है। और ये हमारी स्किन को सूरज की शुआओं से भी बचाती है। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं चॉकलेट की। डार्क चॉकलेट है, मिल्की चॉकलेट है, इसके अलावा और भी काफ़ी चॉकलेट्स जो हैं वो मार्केट से हमें मिलती हैं। तो हम इस पर भी बात करेंगे, कौन सी चॉकलेट की फॉर्म हमें खानी चाहिए, किस तरह खानी चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए जो हमारे लिए या हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। और ख़ास करके चॉकलेट में ऐसे कौन कौन से अज्जा मौजूद हैं, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए आज इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ नाजिया बारी, स्पेशलिस्ट इन न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस, मौजूद है। नाजिया जी, आपको कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, चॉकलेट पर बात करने का एक और भी मकसद था, क्योंकि आज 25 और दिसंबर है। एक तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना बानी पाकिस्तान, उनकी बर्थडे भी है, उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान समेत। जहाँ जहाँ भी कायदे आज़म गए और वहाँ पे अपना नाम बनाया, वहाँ वहाँ पर कायदे आज़म को याद किया जा रहा है आज के दिन, क्योंकि उनकी बर्थडे मनाई जा रही है। तो उस हवाले से भी ये मीठा, कह लें कि इसको एक स्वीट सोर्स कहा जाता है, चॉकलेट खाई जाती है और अपनी सेलिब्रेशन मनाई जाती है। और दूसरा, हमारे जो मसीही बरादरी है, मसीही बहन भाई हैं, वो आज क्रिसमस का जो त्यौहार है उनका, वो मना रहे हैं। तो वो भी आज किसी के घर जाएंगे तो कुछ मीठा लेके जाएंगे, जिसमें केक्स आ जाते हैं कि इसमें चॉकलेट्स का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इस पर भी हमने आज बात करनी है, और ये दो मकासद थे जिसकी वजह से आज हमने मीठे पर बात की है, और वो भी ख़ास तौर पर चॉकलेट के ऊपर। और इसी पर हम बात कर लेते हैं। नाजिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नाजिया, सबसे पहले तो बताइए, क्योंकि चॉकलेट और दो त्यौहार हैं आज, एक तो कायद आज़म के हम बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दूसरा क्रिसमस भी है, हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनका एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है। तो मीठे में एक चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा, कह लें कि इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है कि किसी को अगर आपने देनी है या मीठा मुँह करना है तो चॉकलेट खाई जाती है। चॉकलेट की न्यूट्रिशंस वैल्यू क्या है, इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं? चॉकलेट्स का पहले ये कॉन्सेप्ट था कि इट्स कॉल्ड जंक फूड, लेकिन चॉकलेट को अगर आप देखें तो इट्स अ हेल्दी ट्रीट। हेल्दी वी कैन कॉल इट हेल्दी ट्रीट इन द मॉडरेशन, राइट। तो चॉकलेट के इसमें आप देखेंगे, इसमें आयरन है, इसमें कॉपर है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें पोटेशियम है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं, बट अगेन कि इट्स अ हेल्दी ट्रीट बट हाई कैलोरी ट्रीट। तो इसको लेते हुए आपको मतलब इसका क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना है। जैसे कि यू आर अलाउड टू टेक 1 or 2 ounce, मतलब 30 to 60 ग्राम मैक्सिमम। और वो भी डार्क एक बार होती है, वो इतना सा जो आप पीस के लें, मतलब इतना सा 1 बार उसको कह सकते हैं ना? नॉट एग्जैक्टली बार की बहुत सारी साइजेस हैं। 1 or 2 ounces का आप चेक कर लें, ठीक है। और वो ये है कि अगर आप मिल्क चॉकलेट लेते हैं तो जहाँ हम 30 to 60 ग्राम डार्क चॉकलेट्स को रिकमेंड करते हैं, वहाँ पे मिल्क चॉकलेट हम सिर्फ 15 से 20 ग्राम करेंगे, वो उससे भी कम हो जाएगी, क्योंकि इट्स हाई इन कैलोरी। और उसकी जो न्यूट्रिएंट फैक्ट है वो डार्क चॉकलेट की बनिस्बत थोड़े कम है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए इसमें आयरन और कॉपर वगैरह का ये है। तो क्या मतलब आयरन से तो हमें पता चलता है वो हमारी हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा है। कॉपर क्या काम करता है, मैग्नीशियम क्या काम करता है जो इसके अंदर मौजूद है? देखिए, ओवरऑल जो ये सब चीज़ें हैं हमें मोस्टली ये वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलती हैं, राइट। तो इसमें ये चीज़ें आयरन हो गया, ये मैग्नीशियम का मैं आपको एक बता दूं कि मैग्नीशियम इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मिनरल, राइट। क्योंकि ये आपका बहुत एंटी रिलैक्सेंट है,
आपकी नर्व्स को बहुत रिलैक्स करता है, आपको नींद में वो करता है, हेल्प आउट करता है। तो अगर आपको डेली मैग्नीशियम आपको लाजमी अपनी फूड में इनटेक लेना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग फ्रॉम द फूड, आपको उसका मैग्नीशियम के जो टैबलेट्स हैं, कैप्सूल वटेवर, वो थोड़े अरसे के लिए आपको यूज़ करने चाहिए। तो ये आपकी स्ट्रेस इसीलिए जो चॉकलेट है वो एंटी डिप्रेसेंट भी है, अच्छा, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हाई मिकदार में है। और इसमें क्या कहते हैं, वैसे भी ये मूड के कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, उनको अपलिफ्ट करती है। अच्छा जी, तो स्पेशली वुमेन को जब उनका कोई मतलब मंथली साइकिल में या इस तरह प्रेगनेंसी में, तो इतना नहीं कहा जाता क्योंकि इसमें कैफीन है, लेकिन इट्स वेरी गुड फॉर द मूड लिफ्टिंग। लेकिन इसमें जैसे कैफीन की हमने बात की है बहुत ज़्यादा मिकदार में, क्योंकि कोकोआ इसमें यूज होता है, तो वो भी अगर इसका कह ले कि जिस तरह कैफीन का आप एडिक्शन हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, वैसे ही इसकी भी एडिक्शन आपको नुकसानदेह साबित हो सकती है ना। देखिए, एडिक्शन तो किसी भी चीज़ की नुकसानदेह है, वो ह्यूमन की हो या किसी फूड की हो, दैट इज नॉट गुड। तो एडिक्शन तो आपको होनी ही नहीं चाहिए। आपको अपनी सेल्फ इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आपको अपने दिल के अंडर काम नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग को अपने अंडर काम करवाना चाहिए। तो इतना आपको करना चाहिए। तो इसलिए आप जो चॉकलेट है उसको आप मॉडरेशन में लें। मैंने वैसे ही बोला कि इट्स अ हेल्दी ट्रीट। अच्छा, तो ट्रीट आप जो है वो बहुत नहीं लेते, क्योंकि हमें ये लगता है ना कि अच्छा इससे हेल्दी ट्रीट है तो फिर तो हम जितनी मर्जी खा लें, क्योंकि ये हेल्दी है, हमें न्यूट्रिशनिस्ट ने कह दी ये हेल्दी है। ट्रीट भी है ना, इट्स नॉट ओनली हेल्दी, इट्स ट्रीट। और ट्रीट आप डेली नहीं लेते ना, आप ओकेजनली कभी-कभी ओकेजनली आप लोग इसको दैट इज अ थिंग। तो इसलिए सिर्फ हेल्दी पे फोकस मत कीजिएगा, ट्रीट पे भी फोकस करें कि कोई त्यौहार आता है, कोई ओकेजन आता है, कोई इवेंट आता है, उसके ऊपर आपको इसका इंटेक करना चाहिए रोजाना। अगर डेली भी इंटेक करते, जैसे अगर बच्चों की बात कर ली जाए तो वो तो डेली बहुत सारी चॉकलेट्स खा सकते हैं और डिमांड भी करते हैं, तो अगर उनको डेली भी हमने देनी है तो कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं जो उनकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए नुकसानदेह ना हो। देखिए मुनीबा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बच्चों को कैफीन देने की इतना हक में होती नहीं। चॉकलेट भी कैफीन है, इट्स फुल ऑफ कैफीन, राइट। और क्योंकि स्पेशली 2 साल से कम बच्चों को तो मैं देती नहीं। आजकल मैंने देखा है सबसे पहले बच्चे चॉकलेट पकड़ते हैं, आईफोन पकड़ते हैं और चॉकलेट पकड़ते हैं। ये दोनों ही बहुत ही अनहेल्दी किस्म की जो उनके हैबिट्स हैं, वेरी अनहेल्दी। तो इसलिए उनको चॉकलेट्स तो मैं आई वुड नॉट प्रेफर, क्योंकि अभी इतने ऑल्टरनेट्स हैं। बच्चों को आप अच्छे से ओट्स के, बनाना के पैनकेक्स बना दें, अच्छा, ठीक है, उनको स्मूदीज बना दें। अगर आपने लेना ही है चॉकलेट तो ठीक है, वो जब थोड़ा सा आप उनके कुछ चॉकलेट्स आती हैं जिनमें कैफीन भी कम होता है, और जो डार्क चॉकलेट्स की साइड पे मिल्क चॉकलेट्स, उनको थोड़ी सी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों को हाइपर भी करते हैं। अच्छा, इनमें स्लीपलेसनेस होती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये आपको स्लीप का प्रॉब्लम करते हैं, फिर इससे बच्चे हाइपर होते हैं, जिसकी वजह से वो जो पेरेंट्स आजकल शिकायत करते हैं कि बच्चे बहुत शरारती हैं। बेसिकली उसका प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटेक देते हैं शुगर का, एंड शुगर इज़ नॉट गुड फॉर द वेरी गुड फॉर द ब्रेन हेल्थ। इट्स गुड फॉर द ब्रेन हेल्थ, लेकिन इन द मॉडरेशन। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा देंगे तो वो बच्चों की ब्रेन हेल्थ के लिए, ब्रेन ग्रोथ के लिए भी जो है ना, हाँ जी, ब्रेन ग्रोथ की, जब ब्रेन ग्रोथ होती है तो स्पीच डिले आता है, स्पीच डिले आता है तो हमारे मतलब, और बच्चा इतनी सी चॉकलेट खा के फुल हो जाता है, उसके बाद वो उसकी एपेटाइट भी खराब होती है, वो हेल्दी फूड नहीं लेते। फिर मदर्स का ये होता है कि बच्चा खा नहीं रहा, बेसिकली वो सारी कैलोरीज और सारी जो पेट है वो अपना चॉकलेट से भर चुका है। तो आप यू कैन नॉट गिव देम द हेल्दी फूड नाउ। ठीक है, तो उन्हें मॉडरेशन में रह के दे देनी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं देनी चाहिए उन्हें भी। अगेन हेल्दी ट्रीट नहीं, हमारे यहाँ पे तो बच्चे जैसे शॉप पे जाते हैं ना, सबसे पहले तो उनका हाथ जो है ना वो चॉकलेट वाले रैक पर ही पड़ता है, और माँ बाप भी ले देते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार भी अगर वो लोग खा लेंगे दिन में तो इट्स ओके, इट्स फेयर इनफ कि अगर हम उन्हें पूरी चॉकलेट नहीं भी दे रहे हैं, एक बार भी दे रहे हैं, मतलब इतना सा अगर जो बार होता है हम लोग वो इन्हें खिला रहे हैं। तो बस मैं बच्चों के लिए तो यही कहूँगी कि बच्चों के लिए तो आई थिंक आई वुड प्रेफर कि मदर्स को थोड़ा सा एफर्ट पुट करना चाहिए घर में उनके लिए चीज़ें बनाने के लिए, जिस तरह के आप आइसक्रीम घर में बना सकते हैं, आप कुकीज़ घर में बना सकते हैं, हेल्दी कुकीज़, आप केक घर में बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप हनी डाल सकते हैं, आप बनाना ओट्स की बना सकते हैं, आप एग्स की बना सकते हैं, आप एनर्जी बाइट्स उनको बना के दे सकते हैं, आप लॉलीपॉप्स उनको बना के दे सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के जो आइस लॉलीज जो होती हैं। तो ये आप खुद जब बनाएंगे तो उसमें आपका शुगर इंटेक कम होगा, उसके आपका हेल्दी प्रिजर्वेशंस नहीं होंगे, उसमें आपका हेल्दी फ्रूट होगा। तो वो थोड़ा सा पीनट बटर आप उनको दे सकते हैं, नट्स के ऊपर पीनट बटर दे सकते हैं, फ्रूट्स के ऊपर पीनट बटर दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हेल्दी ट्रीट में आती है। तो अगेन हेल्दी ट्रीट,
हाँ, लेकिन अब देखिए ना चॉकलेट में भी फॉर्म्स हैं। अब डार्क चॉकलेट का कहा जाता है कि ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको एक्टिवनेस भी फील कराती है, ब्रेन भी आपका बड़ा अच्छा रहता है, हेल्दी ब्रेन होता है इसकी वजह से। फिर आपकी वाइट चॉकलेट आ जाती है, फिर वो ब्राउन सी चॉकलेट हमारी होती है जो हम लोग खाते हैं वो आ जाती है। तो डार्क चॉकलेट के क्या फ़ायदे हैं जहाँ पर, तो उसके नुकसान भी क्या हो सकते हैं अगर उसका ज़्यादा इंटेक? बिकॉज हमारे यहाँ पे बच्चे, खासतौर पर अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो उनके माइंड में ये है कि अच्छा हमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस होगा या एग्ज़ाम पीरियड आएगा तो हम लोग रात को चॉकलेट खा लेते हैं, हमारा दिमाग जो है जल्दी जल्दी दौड़ेगा। तो क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं जहाँ पे इसके बेनिफिट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसका नुकसान भी तो कोई होगा? बिल्कुल, आपको पता है एक्सेस में आप कुछ भी चीज़ लेंगे तो उसके नुकसान हैं। हाँ, अगर कभी और कहीं नहीं, आप जैसे पेपर्स में आप ले रहे हैं तो इट्स फाइन कि बच्चे अगर उनको लगता है, क्योंकि साइकोलॉजी इम्पैक्ट बहुत होता है, तो आई वोंट से कि आप उसको रोक के अपने आप को, मैं कभी भी इस चीज़ को फोर्स नहीं करती कि आप बिल्कुल स्टॉप कर दें अपनी चीजों को। आपको हर चीज मॉडरेशन में लेनी है। अगर लेकिन पूरी चॉकलेट खा जाते हैं ना, पूरी इतनी बार है वो पूरी चॉकलेट एक रात में खा जाते हैं। नहीं, दैट्स इंक्लूडिंग मी, दैट्स टोटली मैं अपनी बात, मैं अभी नहीं, जब मैं कॉलेज लेवल में थी, यूनिवर्सिटी लेवल में, तब खाती थी, अब नहीं। चलिए, कुछ लोगों का स्वीट टूथ होता है, आई डोंट हैव स्वीट टूथ, तो मुझे कभी इतना इसमें से गुजरना नहीं पड़ा। एक दिन में मैं पूरी चॉकलेट खत्म कर जाती थी। नहीं, बट इट्स रॉन्ग, क्योंकि एक्सेस में तो आपको कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि इसमें कैफीन है, उसमें आपको नींद का प्रॉब्लम हो जाता है, आपको वेट गेन का प्रॉब्लम है, फिर उसके अलावा आप बहुत ज्यादा उसे खाएंगे आपको नोजिया भी हो सकता है, माइग्रेन ट्रिगर करता है कैफीन से, माइग्रेन बहुत ट्रिगर करता है कैफीन से। ठीक है, तो ये तमाम तर चीजें जो है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है या आपको कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। अच्छा, ये तो चॉकलेट है। अब चॉकलेट से बनी हुई बहुत सी चीजें जो बच्चे भी खाते हैं, जो हम लोग भी खा रहे होते हैं, जैसे चॉकलेट केक्स आ गए हैं, चॉकलेट डोनट्स आ गए हैं, चॉकलेट की और भी चीजें हैं। घर में भी आपको पता है न्यूटेला लेकर आया जाता है, चॉकलेट वो लगा के, अगर कुछ और नहीं बच्चों को नहीं खाया जा रहा तो वो ब्रेड के ऊपर लगा के वो दे दिया जाता है। तो क्या ये भी हाई इन कैलोरीज होता है और ये भी नुकसानदेह हो सकता है बच्चों के लिए? देखिए मुनीबा, आजकल ओबेसिटी बढ़ी इसलिए रही है कि हमारे पास ये आर्टिफिशियल और फैंसी चीजें बहुत आ गई हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक लाइफ से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। तो इस वजह से बच्चों में ओबेसिटी भी आ रही है, बच्चों में हाइपरनेस भी आ रही है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, बच्चों में वो अटेंशन नहीं रहा, ADHD के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उनको कैफीन, बहुत ज़्यादा उनको स्वीट, शुगर, इन आर्टिफिशियल चीज़ों में दे रहे हैं। कहने को आपके लिए वो बाइट शुगर है, कहने को आपके लिए वो सिर्फ, बट आई थिंक 1 or 2 ounce शुगर चॉकलेट में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो डार्क चॉकलेट की मैं बात करी, 145 to 150 कैलोरीज होते हैं। तो ये आपका एक बड़ा अच्छा मील बनता है उसमें, ठीक है। तो जो आप सिर्फ इतनी सी चॉकलेट में आप ले लेते हैं, अच्छा। तो ये बच्चों को हाइपर करती है, बड़ों को भी हाइपर करती है, इसलिए तो कहते हैं कि उसे स्लीप प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। वो तो इसलिए नाइट टाइम में वी डोंट रिकमेंड कि आप नाइट टाइम में कैफीन लें या नाइट टाइम में आप चॉकलेट्स लें। लेकिन ये जो फैंसी फूड की हम बात करते हैं, जैसे घर में उनको ब्रेड के ऊपर लगा के दे दिया, ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं देना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप चॉकलेट ले रहे हैं, ऊपर से आप ब्रेड पे न्यूटेला भी लगा के दे रहे हैं, फिर आप डोनट भी दे रहे हैं, तो आप कुछ हेल्दी फूड दे ही नहीं रहे बच्चे को। अच्छा, दूसरा फिर ये तो आ गया, उसके बाद फिर शेक्स भी बनाए जाते हैं, उसमें भी चॉकलेट डाल के, चॉकलेट शेक्स होते हैं इस तरह के, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है, बड़े भी ये पी रहे होते हैं। तो उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं और वो क्या वो भी बेनिफिशियल है या वो भी नुकसानदेह हो सकता है? उसका मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप शेक में बच्चों को दे रहे हैं, आप जो भी शेक में फ्रूट ऐड कर रहे हैं, जो भी स्मूदी बना रहे हैं, तो उसमें आप उसको चॉकलेट को ऐड करने की बजाय अगर आप पीनट बटर ऐड कर दें तो सामो उसका टेस्ट सेम होता है, तो बच्चों को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है और वो हेल्दी फैट्स में भी आ जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा जो मतलब ये न्यूटेला या बाकी चॉकलेट सिरप भी ऐड ऑन किया जाता है, इवन दो के हमारे जो पैनकेक्स भी बनते हैं उनके ऊपर भी चॉकलेट सिरप डाला जाता है, तो वो भी नुकसानदेह हो सकता है। रिप्लेस कर सकते हैं ऑर्गेनिक हनी से। अच्छा, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर डार्क चॉकलेट में थोड़ा सा आप उसको मेल्ट डाउन कर लें और उसमें थोड़ा सा आप हनी डाल दें, तो बच्चों को वो इतना बिटर भी नहीं लगेगा और वाइट चॉकलेट से बेटर हो जाएगा कि आप उसको घर में थोड़ा सा डार्क चॉकलेट को लेकर अमेंड कर लें। अच्छा, उसको अमेंड कर लिया जाए। अच्छा, दूसरा कहा जाता है, स्टडी भी ये कहती है कि ये चॉकलेट खाने से आपका जो मूड है वो बहुत जल्दी अपलिफ्ट हो जाता है। मतलब अगर आप बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो वो डिमांड ये करते हैं कि हमें कुछ मीठा खाना है, या फिर चॉकलेट की तरफ वो जाते हैं, चॉकलेट का ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं शायद उनका मूड अपलिफ्ट हो जाए या वो हार्मोनल चेंजेस उनके इस तरह के हो रहे होते हैं। क्या वजह है और उसमें कौन सी चॉकलेट खानी चाहिए हमें?
चॉकलेट तो मुनीबा फॉर श्योर मैं सिर्फ रिकमेंड करूंगी कि आप डार्क चॉकलेट ही खानी है, इसके अलावा कोई चॉकलेट नहीं खानी है। अगर आप उसका स्टार्ट, क्योंकि आई विल टेल यू कि आप 21 डेज 18 to 21 डेज के अंदर यू कैन ट्रेन योर टेस्ट बड्स। अब जैसे मैं डार्क चॉकलेट नहीं खा सकती हूँ, व्हाइट चॉकलेट में दूसरी चॉकलेट खाती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो आप उसकी क्वांटिटी कम लें। डार्क चॉकलेट, लेकिन डार्क चॉकलेट ही खानी है। नहीं, व्हाइट चॉकलेट अगर आप खाना चाह रही हैं तो उसको ट्रीट के तौर पे लें और उसकी क्वांटिटी कम करें। मैं वही आपको बता रही हूँ कि ट्रेन योर टेस्ट बड्स। आप 18 दिन अगर अपने टेस्ट बड्स को ट्रेन कर लेंगे तो 19वें दिन आप वही खाना चाहेंगे जो आप खाना चलाएंगे अपने आप को। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टेस्ट बड्स को ट्रेन करें। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, कुछ हम साइकोलॉजिकली भी ऐसा सोचते हैं कि हम चॉकलेट खा लेंगे, हम ये कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। इमोशनल हेल्थ के ऊपर एज आई ऑलवेज से कि बहुत कम बात होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस टॉपिक को बहुत हाईलाइट करना चाहिए। क्योंकि चॉकलेट्स जब आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे मूड हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स को, हैप्पी हार्मोन्स को वो रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपका जो है मूड अपलिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। इसके अलावा ये कार्डियोवास्कुलर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके ब्लड वेसल्स को क्लीन अप करती है। हाँ, फिर उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर लोअर करती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनका इंसुलिन लेवल भी कुछ समहाउ बैलेंस करती है, लेकिन वही कि मॉडरेशन में अगर लें। अच्छा, और ये हम डार्क चॉकलेट की बात कर रहे हैं, दूसरी चॉकलेट की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो फायदे हैं ये डार्क चॉकलेट खाने की वजह से होंगे, बाकी व्हाइट चॉकलेट या दूसरी चॉकलेट खाने से नहीं आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, अब जैसे आपने डायबिटीज की बात की है, टाइप 2 डायबिटीज की, डायबिटीज में तो हम कहते हैं भाई शुगर तो बिल्कुल नहीं, आपके पास से भी नहीं गुजरनी चाहिए, मीठा तो आपके पास, तो वो भी डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। वेरी लेस अमाउंट, कितनी मतलब अगर आप 2 आउंस ले रहे हैं तो उनको 1 आउंस दें। अच्छा, ठीक है। और उसमें डार्क चॉकलेट है क्योंकि वो इंसुलिन रेसिस्टेंस को बैलेंस करती है, आपके ग्लूकोज को, तो वो इसलिए इट्स बेटर देन द अदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अच्छा, आर्टिफिशियल स्वीटनर से बेहतर है, स्वीटनर्स या चीनी है, उससे बेहतर है, उससे बेहतर है कि अगर आप इसका इनटेक कर लेते हैं। और जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी है, उनका लोअर करती है ब्लड प्रेशर। अच्छा, उनका जो वेजल्स हैं उनको क्लीन अप करती है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन सब कुछ इन मॉडरेशन। मॉडरेशन में रह के आपको इनटेक करना है, वरना इसका कोई फायदा नहीं है, फिर आपको ओबेसिटी की तरफ। ना हो कि मैंने बोल दिया तो सब चॉकलेट बार्स आज खाना शुरू कर दें। वही तो मैं कह रही हूं ना कि वो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर ये कह रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट ये कह रहे हैं कि जी हेल्दी ट्रीट है तो हम लोग हेल्दी पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ना कि ट्रीट पे हम करेंगे। हाँ, इसलिए मैं क्योंकि रिपीटेडली आई एम सेइंग कि मॉडरेशन में रह के हर चीज मॉडरेशन में रह के। म्याना रवि एक ऐसी शाख है जिसको हमें यूज करना चाहिए, जो कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि म्याना रवि में ही हर चीज करनी चाहिए, वो कुछ भी हो। तो खाना भी आपको म्याना रवि में ही खाना चाहिए, चॉकलेट्स भी आपको ट्रीट के तौर पे लेनी चाहिए। अगर आप खा रहे हैं तो ये नहीं कि आप पूरी बार्स ले रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं नहीं मेरा मूड जो अपलिफ्ट हो गया, दैट इज जस्ट योर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, उससे फर्क पड़ता है, लेकिन आपको अपने लिए खुद भी कुछ करना पड़ता है। यू कांट क्लाइंब अप द लैडर विद बोथ ऑफ योर हैंड्स इन पॉकेट्स। तो अगर आप हाथ बाहर नहीं निकालेंगे यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बिल्कुल ऐसे, तो इसलिए आपको खुद से एफर्ट पुट करनी है हर चीज के लिए। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात की है कि चले कौन कौन से लोग खा सकते हैं, अब कौन कौन से लोग बिल्कुल भी नहीं खा सकते, इवन दो कि वो डार्क चॉकलेट भी नहीं खा सकते हैं। हम साइंस ऐसा क्या कहती है, हमें बताती है कुछ? साइंस ऐसा है कि माइग्रेन के जैसे पेशेंट्स को थोड़ा बहुत केयरफुली लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रिगर करता है कैफीन, किसी भी किस्म का कैफीन, नॉट ओनली द चॉकलेट। ओके, यस। और इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज के लिए इतना रिकमेंडेड नहीं होता, बच्चों के लिए इतना रिकमेंडेड नहीं है, ब्रेस्ट फीड मदर्स के लिए इतना रिकमेंडेड नहीं है। तो इस तरह की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, और जिनको एलर्जीज हैं उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। और मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड जिनको नहीं है, जिनके लिए ये अच्छी नहीं हो सकती है। बिकॉज यू शुड नो योर बॉडी फर्स्ट, कि आपकी बॉडी उस टाइम किस उसमें फेज में है, यू कैन टेक और नॉट, क्योंकि आपसे बेटर न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर कोई भी नहीं जान सकता कि आप उस टाइम क्या आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा है। आप अपने सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। एग्जैक्टली। आप डायग्नोज अच्छा कर सकते हैं आप अपना, अगर आप अच्छे तरीके से अपने आप को जानते हो तो। अच्छा, दूसरा नाज़ी जी, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है, सर्दियां हैं, तो सर्दियों में आपको पता है हॉट चॉकलेट का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर जी शेक्स तो पिए जाते हैं, लेकिन कॉफ़ी का इस्तेमाल हो जाता है, हॉट चॉकलेट ज़्यादा पी जाती है, बाहर भी जाते हैं, घरों में भी कोई लोग गेस्ट आते हैं तो यही होता है। उसमें क्या है, एक तो शेक का तो हमने बात कर ली, हॉट चॉकलेट में भी चॉकलेट का इस्तेमाल होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा कैलोरिक हो जाती है।
हॉट चॉकलेट इज अगेन द हॉट बेवरेज, द मेल्टेड फॉर्म ऑफ द चॉकलेट। हाय, वो भी ना पिए फिर सारा कुछ आज आप मना करके जाएंगे हमें। मैं मना नहीं करी, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ आप मॉडरेशन में लें। अच्छा। मैं लोगों को कुछ मना नहीं करती, मैं ऐसे कहती हूँ आप बिरयानी खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन मॉडरेशन में खाएं, ताकि आपको उसके बाद रेग्रेट ना हो ना कि आपने रिवॉर्ड के तौर पे खाना चाहिए। इट्स योर रिवॉर्ड, मतलब आप ये इट्स नॉट योर लंच, इट्स नॉट योर ब्रेकफास्ट, इट्स नॉट योर मील, इट्स नॉट योर स्नैक्स, इट्स नॉट योर सपर, राइट? इट्स योर ट्रीट। तो ट्रीट आप कितनी ले सकते हैं? अच्छा। डेली तो आप मुझे ट्रीट नहीं देंगी ना। तो इस वजह से मतलब हफ्ते में 1-2 दफा ट्रीट ले लें। ठीक है, एक दिन तो चीट डे होना चाहिए। चीट डे ऑन फूड, नॉट ऑन पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चीट डे एक दिन रखें आप, एक दिन कर लें वो ज्यादा बेहतर है। चलिए 1 से 2 दिन और कर लें, मतलब 2 दिन कर लें, एक दिन अपनी तरफ से बढ़ा लें क्योंकि आपका वेट ठीक है। नहीं, जिनका बहुत ज्यादा वेट है वो तो ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, वो मेंटेन करने की कोशिश करें तो वो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने खूबसूरत भी नजर आना। आप जितना हेल्दी रहेंगे आप उतना खूबसूरत रहेंगे। खूबसूरत के अलावा मुझे ऐसे लगता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके अलावा आपको बहुत सी डिजीजेस नहीं लगती जब आपका वेट गेन नहीं होता। एग्जैक्टली। हाँ, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल एक डिफरेंट होता है। उसके अलावा आपको बीमारियां नहीं लगती हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका हार्ट डिजीज, आपका सब कुछ, सब चीजें जो है वो मोटापे से ही आती हैं, और मोटापा शुगर से आता है। कि ज्यादा आप शुगरी चीजें जो है उसका इंटेक करें। अच्छा, ज्यादा शुगरी या ज्यादा सॉल्टी। अच्छा, आपने कोलेस्ट्रॉल की बात की है। कोलेस्ट्रॉल जिनको प्रॉब्लम है क्या वो खा सकते हैं? बिकॉज इसमें डिफरेंट फैट्स जो हैं, कोकोआ बटर यूज किया जाता है, वो भी, और डिफरेंट फैट्स भी इसके अंदर यूज किए जाते हैं, तो वो क्या वो लोग खा सकते हैं? जो मॉडरेशन में आप खाते हैं तो वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। और वो गुड कोलेस्ट्रॉल को आपको वो करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करता है। तो इसलिए अगर आप मॉडरेशन में लेते हैं, इट्स गुड फॉर द कोलेस्ट्रॉल पीपल आल्सो। डार्क चॉकलेट, नॉट द मिल्की वन, क्योंकि मिल्की वन से एकदम से वेट गेन होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, तो इसलिए ठीक है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखे, वो पता नहीं चल रहा होता, वो खा रहे होते हैं लेकिन उनका वेट नहीं गेन हो रहा होता। देखिए वो तो हर किसी के अपने जीन्स हैं, मेटाबॉलिज्म है कि आपका मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट है, आपके जीन्स क्या हैं। अब आपकी बॉडी और मेरी बॉडी में डिफरेंस है कि आप कितना वेट गेन करती है, मैं कितना गेन करती हूँ, तो वो तो बॉडी टू बॉडी। तो जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है वो क्या कर सकते हैं? किस तरह उसको बढ़ा सकते हैं, इनहैंस कर सकते हैं? लास्ट टाइम मैंने आपकी शो में बताया था कि कॉफी में अगर आप कोकोनट ऑयल डालते हैं, बुलेट कॉफी, तो वो इट इम्प्रूव्स योर मेटाबॉलिज्म। अच्छा। हाँ जी, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है और आप वेट गेन नहीं करते हैं। ओके, लेकिन क्या इसका कोई टाइम है? किस टाइम? एक तो ये बुलेट कॉफी का वो बता दें, और दूसरा ये कि चॉकलेट किस टाइम खानी चाहिए? हमने तो उसका कोई टाइम रखा हुआ, हम तो किसी भी टाइम बार खोलते हैं और खा लेते हैं। चॉकलेट या कोई भी स्वीट चीज जो है, जो भी आपकी ट्रीट चीज है, वो आपको शाम 4 बजे तक खानी चाहिए, उससे बात नहीं, उसके बाद नहीं खानी चाहिए। ओके, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता उस कैलोरीज को बर्न करने का, उन फैट्स को बर्न करने का, तो इसलिए आपको जो भी स्वीट और जो भी आपने हेल्दी और हैवी फूड खाना है वो आप मॉर्निंग से टिल 4 o'clock, क्योंकि उसके बाद आपके पास 5-6 घंटे रह जाते हैं टू गो टू योर काउच, बेड और टीवी इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इज दैट थिंग, तो आपके पास टाइम नहीं होता कंज्यूम करने का चीज़। ठीक है, तो इसलिए 4 बजे के बाद शाम में नहीं खानी है आपने कोई भी हैवी जो अपना जो फूड है वो नहीं लेना। और जिस तरह बुलेट कॉफी की आप बात करिए, वो किस टाइम सुबह पिए? एम्प्टी स्टमक इज वेरी गुड। आप शाम को भी ले सकते हैं, लेकिन रात को वो फिर ना लें, क्योंकि कैफीन की वजह से स्लीपलेसनेस होती है। तो ठीक है। अच्छा, लास्टली एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ गया, लड़कियों के हवाले से खासतौर पर बोला जाता है कि जी ज़्यादा चॉकलेट खाने से एक्नी प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। मतलब लड़कियों को अगर दाने निकलते हैं तो घर वाले ये कहते हैं कि तुम ज़्यादा चॉकलेट खाती हो, उससे वाकई ऐसा है? ज़्यादा चॉकलेट खाने से पिंपल्स निकल आते हैं? ज़्यादा चॉकलेट खाने से देखिए दांतों का भी प्रॉब्लम, वो कहते हैं जी तासीर इसकी गर्म होती है, दांतों का प्रॉब्लम होता है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो इसीलिए आप अगर एंटीऑक्सीडेंट भी है, अगर आप डार्क चॉकलेट माइनर थोड़ी सी लेते हैं तो उससे आपकी स्किन अच्छी भी होती है, एंटी एजिंग भी है, रेडिकल भी होती है, ग्लोइंग भी होती है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को एक्सेस में लेंगे तो वो आपको उसके गलत इफेक्ट्स भी देगी ना। ठीक है जी, इसलिए बैलेंस करके हर चीज़ एतदाल में रह के खाएं, चॉकलेट का भी एतदाल में रह के फ़ायदा उठाएं, ना कि उससे नुकसान हो आपकी बॉडी को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को। नाजिया बारी, स्पेशलिस्ट इन न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस, हमारे साथ मौजूद थी। नाजिया जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और आज भी ऑब्वियसली हम सब ने मुँह मीठा करना है, क्योंकि आज दिन ही ऐसा है, 25 दिसंबर है, कायदे आज़म की बर्थडे है, और उसके साथ साथ क्रिसमस का त्यौहार भी आज चल रहा है। तो खाना जरूर है मीठा, लेकिन फिर भी एतदाल में रह के। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि आज 25 दिसंबर है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज बर्थडे भी है और उसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। और इसके साथ साथ आज हम कायद आज़म के पैगाम के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि हमें हिस्ट्री में मिलता ये है और पढ़ने को भी ये मिलता है कि जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नौजवान नस्ल से उनकी गहरी मोहब्बत थी और उनका ख़्याल ये था कि मुसलमान अपने अलग वतन में ज़्यादा महफूज और मजहबी आज़ादी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में नौजवानों के साथ मुतअद्दिद मरतबा खिताब भी किया और उन्हें जदीद उलूम से आरास्ता होने का दर्स भी दिया। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस अजीम मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया, इस हवाले से हम आज कहाँ खड़े हैं। वो नौजवान जिसने इकबाल का शाहीन और कायद का सिपाही बनना था, उसका आज दीगर अक़वाम आलम में नौजवान के साथ तकाबुली जायज़ा लिया जाए ना, तो वो कहाँ खड़े हैं, इस हवाले से हमें गौर व फ़िक्र करना होगा। बिलाशुबा कायद आज़म नौजवानों को जदीद उलूम से रास्ता देखना चाहते थे, जिसमें हमारे नौजवान दुनिया को इजादात देते, ऐसे स्किल से आरास्ता करते कि यही पाकिस्तान की तरक्की में एक मजबूत सतून बनते। इसमें हम किस हद तक कामयाब हुए हैं, किस हद तक हमें मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है, आज हमने इस पर बात करनी है। कायद आज़म की शख्सियत के हवाले से हमने बात करनी है। कायद आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, उसके हवाले से हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए बहुत ही ख़ास मेहमान इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर नईम मसूद साहब हैं, उन्होंने हमें इस टॉपिक के ऊपर, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ज्वाइन किया है। प्रोफेसर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मुनीबा। एक बड़ा अहम दिन, और जो अहम दिन होते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई हम सेलिब्रेशन करेंगे, कोई हम इसमें सिर्फ इंजॉय करेंगे। इसमें फिक्री दिन होता है। कोई भी अहम दिन किसी भी कौम का, किसी भी पर्सनालिटी का जो बर्थडे है, वो उसमें तारीख तो होती है और तारीख में सबक भी हुआ करता है। लेकिन इससे बढ़ के बात ये है कि माहिरीन या तारीखदान या जो पर्सनालिटी को समझते हैं या उसकी परसेप्शन को समझते हैं, उसके नजरिए को समझते हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा, इससे भी बढ़ के मुखालफिन क्या कहते हैं। अच्छा, वो मैं कहा करता हूँ अक्सर कि हुस्न वो होता है जिसकी सोतने भी तारीफ करें। तो जिसकी सोतने तारीफ करेंगी, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ तो है बिल्कुल, कि उसके बारे में बात की जा रही है। आपने जो कायद की बात की ना, नौजवानों के हवाले से, जिद्दतों के हवाले से, एक तहरीक के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं है। तारीख के हवाले से एक अर्ज करूँ कि एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, नावल भी लिखे, अफसाने भी लिखे, तारीख की मारूफ किताबें लिखी। वेल्सविनिया से उनकी पीएचडी थी हिस्ट्री पे, हालांकि पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई थी और बाद में उन कैलिफोर्निया में वो तारीख पढ़ाते भी रहे। उन्होंने कहा कायद के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि आम तौर पे ये होता है, नंबर 1 कि वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है जो तारीख का दायरा ही बदल दे। बेशक तारीख को एक नया रास्ता दे दे ना, एक नया चैनल बना दे, एक नई फिक्र दे दे। ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, ये कम लोग होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसे लोग हैं जो मुट्ठी भर होते हैं, वो जगराफिया बदल देते हैं। पहले क्या है, तारीख का दायरा बदल, दूसरा जगराफिया ही बदल देना, मतलब फिजिकल फॉर्म आ गई ना, कि सरहदें या हदूद वही बदल दी। तीसरी उन्होंने बात ये की कि तारीख का दायरा बदलने और जगराफिया बदलने के बाद नई कौम और नया मुल्क बना दे। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी हिस्ट्री लिखी, मैंने अर्ज किया ना कि उनका जो था रिसर्च थी तो इस जनूबी एशिया पे, तो वो कहते हैं मेरी रिसर्च नेहरू पे भी थी, अच्छा, गांधी पे भी थी, उसके अलावा कायद पे भी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे भी उनकी रिसर्च है, उनकी कुतब है और मारूफ कुतब है जो आलमी सतह पे मानी जाती है, चैलेंज नहीं किया जाता। उन्होंने कहा ये तीनों बातें सिर्फ और सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में। क्या बात है, क्या बात है। तो जो जिस बंदे में ये अच्छा तीनों बातें मिल रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, खूबियां, लीडर कहलाना और बात है, अच्छा, लेकिन मुनीबा लीडर साबित करना ये एक बड़ी बात। वही ना कि लीडर बन के दिखाना और लीडर कहलाना दोनों अलग। देखिए, मैं एक बुनियादी तारीफ कहा करता हूँ लीडर की, कि लीडर वो होता है जिसे अपने गुस्से पे कंट्रोल हो,
हाँ। लीडर वो होता है जिसे अपनी नींद पे कंट्रोल हो, और लीडर वो होता है जिसे अपने तअस्सुब पे कंट्रोल हो। यानी तअस्सुब तो इंसान है तो तअस्सुब तो होगा, कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा, कोई शिगुफ्ता लगेगा, कोई किसी मतलब कहीं ना कहीं बाइसनेस आ जाती है, लेकिन वो शो नहीं करे, वो शो ना करे, बिल्कुल। तो लेकिन कायर में इसमें बढ़ के भी एक बात थी, अच्छा। उनमें ये बात थी कि वो कानून फहम थे, बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता है मुनीबा कि वो कानून परस्त थे, हदूद से बाहर नहीं निकलते थे। दलील की दुनिया में, दलील की दुनिया में ना लालची, हिस्ट्री कहती है ना, नहीं मसूद बिल्कुल तो, ऐसे ही है, नहीं मसूद हम तो कहे तो हिस्ट्री क्या बता कहे? रहे होते हैं। यानी वो हिस्टोरियन कहते हैं जिनके अंदर बुक्स था कायद के लिए, लेकिन मिस्टर जना जब बात, वो मरूफ बात नहीं है कि सरकार तकरीर तो अंग्रेजी में कर रहे हैं और अनपढ़ वाह कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या था? ये वो था जो आज के लीडर में नहीं है, ये था एक आम आदमी का एतमाद। भाई एक बंदे ने लोटा बनना है, उसने एक एतमाद छोड़ना है, दूसरा इधर बैठना है, उधर बैठना है, फैक्ट्री है एतमाद की, कि एक दिन बेएतमादी, अगले दिन एतमाद की शाहरा। लेकिन अनपढ़ आदमी जिन्हें आप उस दौर के बिल्कुल सादे लोग, इतना जदीद दौर नहीं था 47 से पहले, बिल्कुल ट्रू। वो कहते हैं कि किसी ने कहा, आम बात है, किसी ने कहा कायद क्या कह रहा है, कहना यार मनु तो नहीं समझ आई, लेकिन अन्ना मनु पता है जो कह रहा है बंदा ठीक कह रहा है। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। देखें, अंबिया के बाद, औलिया के बाद असल बात होती है आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप। वो तो कहते हैं ना कि सियासत खिदमत है, इबादत है, तो सियासत, खिदमत और इबादत वही है जो मैंने आपको हल्की फुल्की डेफिनेशंस बताई हैं। तो कायद पे इत्माद था कौम का, कायद पसंद थे हिंदू को भी, कायद जो है हिंदू को पसंद, वही ना बरतानवी वो जो लोग थे, अंग्रेज लोग, वो भी उनकी तारीफ करते थे, वही ना, वो भी उनकी तारीफ करते थे। उसकी कभी मुनीबा आप गौर करें, आपने क्योंकि नौजवानों को साथ आज शामिल कर लिया ना, तो नौजवान पता तो करें व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। रीजन एक ही थी, कौलो फेल में तजाद ना था, जो कहते थे वो करके दिखाते और दलील से बात करते थे, और ये भी नहीं है कि छोड़ते नहीं थे। 2016 में एक डिक्शनरी में एक नई टर्म आई जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रुथ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। पोस्ट ट्रुथ ये होती है कि साजिशें करना, सियासी साजिशें करना। ये एक्चुअली ये ट्रंप के दौर में अमेरिका में पोस्ट ट्रुथ चली। अच्छा, पोस्ट ट्रुथ ये होती है कि बस साजिश करना, प्रोपेगेंडा करना, इलेक्शन जीतना या कोई मकसद जीतना या समाजियात जीतना या ओहदा जीतना, लेकिन जब तक सच सामने आता है, ये पोस्ट ट्रुथ फर्ज करे कि जो पोस्ट ट्रुथ बात है, जो शोशा है, वो इस्लामाबाद तक पहुंच गया, सच जब निकला तो वो अभी शादरा पे रेंग रहा था, तो बात तो हो गई। इस लीडर में जदीद मुहक्किक ये कहता है कि इस लीडर में, जिसे हम मिस्टर जना कहते हैं, मोहम्मद अली जना कहते हैं, उनमें पोस्ट ट्रुथ नहीं थी। आज के 99% कायदीन में आपको पोस्ट ट्रुथ मिलेगी। फिर गैस लाइटिंग ना थी। गैस लाइटिंग क्या है? गैस लाइटिंग क्या है? आज सियासतदान गैस लाइटिंग और पोस्ट ट्रुथ के बगैर, सियासतदान को छोड़े, आज लीडर पोस्ट ट्रुथ और गैस लाइटिंग के बगैर चल ही नहीं सकता। गैस लाइटिंग ये है, इस पे एक मूवी भी बनी थी कि इतना झूठ बोलना, इतना नहीं, मसूद इतना झूठ बोले या मुनीबा इतना झूठ बोले, सच लगे, वो झूठ बाद में फैंटेसाइज करना शुरू कर दे। फैंटेसाइज के बाद वो झूठ नरगिसियत में ले जाए, और नरगिसियत में ये है कि अपना झूठ अपने कानों में इतना रस घोले कि वो सच लगना शुरू, मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर देना उस चीज को। प्रोपेगेंडा, ये तो उनमें नहीं थी। वो कहते थे 2 जमा 2 बराबर ना 5 है ना 3 है, 2 जमा 2 बराबर 4 है। और इसके आजकल हमारे मीडिया के जो बड़े असातिज़ा है ना, वो कहते हैं सियासत में 2 बराबर 2 4 नहीं होता, या 5 होता है, या माड़ा है तो 3 होता है। लेकिन इन एवरी केस, इन एवरी फॉर्म, एट एनी प्लेस, जिन्ना ने 2 जमा 2 4 ही रखा। मुझे बताएं, ये नौजवानों के लिए मैथमेटिकली मैं डिफाइन कर दिया कायद को। तो आप ये देखें कि आज का लीडर
हमारे लिए आज के लीडर भी मुहतरम है, मेरे मुल्क के लीडर है। क्या 2+2 = 4 वाला लीडर मिलता है? बिल्कुल भी नहीं जिस मिलता। दिन मिलेगा उस दिन भी कहेंगे भाई इसकी अंग्रेजी की समझ नहीं आई, लेकिन बंदा काबिल है, बंदा काबिल। लेकिन नईम साहब, कायदे आज़म ने नौजवानों के हवाले से, उनको मजबूत बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा काम भी किया है, और जिस तरह मैंने बात भी की है कि वो चाहते थे कि नौजवानों को जदीद उलूम से रास्ता कराया जाए। वो देखना चाहते थे नौजवानों को कि वो सीखें, वो नई स्किल्स सीखें, नई चीज़ें सीखें, जदीद उलूम सीखें। क्या हम उस रास्ते पर गामज़न हैं, आपको लगता है? देखिए मुनीबा, हम गामजन तो हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे। इस धीरे धीरे गामजन में भी हमारे चौक दायरों के सफ़र की तरह के आ जाते हैं। अच्छा। दायरों के सफ़र में मंजिल नहीं मिलती। उनकी कमिटमेंट जो थी, आपने 2 बातें कर दी, एक तो नौजवान की बात कर दी, एक एजुकेशन की, हाँ जी, स्किल्स की बात कर दी। अब गौर कीजिए कि उनके नज़दीक जब वो तालीम की बात करते थे, एक दफ़ा नहीं कई जगह उन्होंने कहा कि तालीम जो है वो मेरी कौम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। अब ज़रा देखें, अच्छा इकबाल देखें या कायद देखें, दोनों सूरतों में उनके नज़दीक, जिसे आपने स्किल कहा ना, उनके नज़दीक तहकीक थी, वो रिसर्च को एजुकेशन समझते थे। यानी आज ग्लोबल विलेज बन गया ना, तो आज हम कहते हैं यूनिवर्सिटियां हों या कॉलेजेस हों, तरक्की वो कौम करेगी जिस जामियात की पॉलिसी बिकती है। पॉलिसी या रिसर्च उनकी बिकेगी जो तहकीक करेंगे और जो बाद में स्किल के काम आएगी। तो उस वक्त भी कायद जब बात तालीम की करते थे तो वो बात तहकीक की कर, जिंदगी और मौत का मसला क्या है कि इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर एजुकेशन नहीं होगी, तहकीक नहीं होगी, तो वो ऐसी ज़िंदगी होगी जो मौत की तरह की होगी। कुरान भी कहता है ना कि आलम में और अनपढ़ में एक फ़र्क तो है। तो कौमें सिर्फ आतिश आहन की बारिश से ही आगे नहीं जाती या इसी से फतवाहत नहीं पाती। वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज, ये वो चीज़ें हैं, हिस्ट्री का इदराक, ये वो चीज़ें हैं जिससे मुआशरे और अक़वाम फैलती फूलती हैं। तो ये तो फिर आप देखें उस वक्त के, मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर M.A. सूफ़ी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो नौजवान थे और वो कायद को मिले थे, कायद की हमें बातें बताया करते थे। फिर मोहतरम मजीद निज़ामी साहब हमें कायद की बातें बताया करते थे। फिर हमारे, जब मैं पढ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो हमारे उस वक्त के मुनीरुद्दीन चुगताई वाइस चांसलर थे। अच्छा। उनका भी चूंकि तहरीक पाकिस्तान में किरदार था। उससे पहले एक वाइस चांसलर थे डॉक्टर रफ़ीक अहमद, उनका तो अहम किरदार था। तो उनसे मैंने बराह रास्त बातें सुनी हुई हैं कायद के बारे में। अब चूंकि आपने नौजवान की बातें की, तो जिन बुजुर्गों की मैंने बातें की हैं, ये उस वक्त नौजवानों में शामिल थे। तो आप यकीन करें वो जुमला बोला करते थे कि नौजवान जो हैं वो कायद उन्हें अपना महबूब तो सब, हालांकि महबूब तो वो थे, क्या बात, लेकिन उन्हें आगे चलते हैं, वो आगे चल के उन्हें नौजवानों से और तालीम से इश्क था। क्या बात। इश्क और फ्लर्ट में मेरे नौजवानों को पता है कि कितना फ़र्क होता है, क्योंकि आजकल, उस वक्त तो शायद फ्लर्ट का लफ्ज़ भी इतना आम नहीं था जितना, तो उनमें ये चीज़ नहीं थी। ना उस वक्त सियासत में फ्लर्ट था, ना उस वक्त तालीम में फ्लर्ट था, ना उस वक्त नौजवान में फ्लर्ट था, इश्क था। इश्क की शाहराह पे चलते हुए पाकिस्तान बना था। कुर्बानियाँ फिर इश्क मांगता है, डूब के जाना है ना, तो इश्क के दरिया में यही है, फिर जाके मंजिल मिलती है। तो आगे जाके वो आप देखें कि मुख्तलिफ कॉलेजेस में, अंजुमन हमायत इस्लाम के कॉलेजेस में, जो बाद में इस्लामिया कॉलेजेस बने, उनमें नौजवानों से जब मुखातिब होते थे कायद, तो नौजवानों की तरह होते थे। अच्छा। नौजवानों से, हमारे यहाँ घरों में, हम भी अब बुजुर्ग हैं, तो हम और तरीके से, हमें वो फन ही नहीं आता। हम लीडर नहीं नौजवानों से किस तरह, हम तो दिहाड़ीबाज है ना जी। तो उन्हें फन आता था कि नौजवान के साथ बात करते हुए नौजवान की सतह पे जाते थे ताकि बात सरायत करे, ताकि बात एब्जॉर्ब हो, एसिमिलेट हो। ये नहीं कि इधर से सुनी और इधर से निकल। और नौजवानों के साथ उनके जो एक नगमगी और शगुफ्तगी का भी रिश्ता होता है। अच्छा। मजाक के साथ भी बात करते थे। यानी आमतौर पे हमें कायद के फोटोग्राफ से लगता है, वो लगता नहीं है कि वो मजाक का कुछ कर सकते हैं। कायद कोई मजाक, ये बहुत सीरियस मैन लगते हैं। एक दफा कायद बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे। अच्छा। तो कोई असेंबली में किसी बंदे ने अपनी जगह बदली। अच्छा। तो उस पे एक अखबार उस वक़्त का, मुझे अब उस अखबार का नाम याद नहीं, उसने एक शेर लिखा, शेर में लोटे का लफ्ज़ आया था। अच्छा।
तो उन्होंने कहा यार इसने शेर लिख दिया और लोटा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, ये तो गैर पार्लिमानी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी, असेंबली में उस वक्त की ये बोला गया। तो फिर उन्होंने कहा ये तो पार्लिमानी लफ्ज़ हो गया, मुस्कुराते हुए पार्लिमानी लफ्ज़ हो गया। एक दफ़ा अब तो वैसे ही बड़ा यूज होता है ना लोटा लफ्ज़। अब लोटे हैं बहुत है ना, यूज नहीं होता, अब लोटे मार्केट में है। देखिए चीज लफ्जों की भी मार्केट हुआ करती है। उस वक्त मार्केट इखलास की थी, उस वक्त मार्केट इश्क की थी, उस वक्त मार्केट नस्बुल ऐन की थी, उस वक्त मार्केट वो थी जो कायद ने तश्कील दी। तो लोटे जब कोई कारोबार करेंगे तो वो लोटासाजी का ही करेंगे ना, इसलिए उसमें और आज में फ़र्क है। आपका सवाल बड़ा अहम था कि आज का नौजवान समझता है। मैं अपने नौजवान से खुश हूँ, अच्छा। इनमें बड़ा टैलेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनको उस तरह तराशा नहीं जा रहा, तालीम पे उतने पैसे नहीं लगाए जा रहे, तारीख उस तरह पढ़ाई नहीं जा रही, तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बिल्कुल। तो हमारा जो भी नौजवान बाहर जाता है कमाल कर देता है। वो किसी भी, आप देखें ओ लेवल के हमारे पास कई रैकेट्स हैं, ए लेवल, ये वो इम्तहानात हैं जो बैनुल अक़वामी इम्तहानात हैं। फिर PhD में बड़े रैकेट्स हैं, ये वहीं रह जाते हैं। अब हमें भी तो देखना है ना कि जो पौधा, जो फूल खुशबूदार है, जो कल को जो शगुफा चटक कर फूल बनेगा, या जो कली चटक कर फूल बनेगी, या जो शगुफा कल खुशबूदार फूल बनेगा, तो उन शगुफों की, इन कलियों की, उन सारे चीज़ों की हमें पूरे अपने बागबां की हिफाजत करनी है। हमारा कसूर है, कुछ नौजवानों का भी थोड़ा सा है। क्या? नौजवानों का मुनीबा कसूर यह है, नौजवान पढ़ता नहीं है, हिस्ट्री बहुत कम पढ़ता है। हाँ जी। हिस्ट्री एक चीज ऐसी है जिसमें आप अपनी कौम को पढ़ते हैं और दीगर अक़वाम को पढ़ते हैं। हिस्ट्री एक ऐसी चीज है, वो नालायक को भी पढ़नी है, लायक को भी पढ़नी है, प्रोफेसर को भी पढ़नी है, इंजीनियर और डॉक्टर को भी पढ़नी है। आप देखें, जिस डॉक्टर और इंजीनियर को अगर हिस्ट्री का इदराक है, अदब का इदराक है, अगर वो दीगर चीज़ों को भी पढ़ता है, तो वो बेहतरीन इंसान साज है, वो बेहतरीन मुआलज है, और वो बेहतरीन टेक्नोलॉजिस्ट है। हम क्या करते हैं, हमने कहा जी हमने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, या हमने ये PhD कर ली, या बच्चे IT पे बैठ गए। अब तो पढ़ना बड़ा आसान है, हिस्ट्री तो बोलती है, अब वही ना, ऑनलाइन आपको हर चीज़ मिल जाती है, तेज चलती है ना कि आप देखें मीडिया में, और मीडिया तो अब साइंसिस बन गया ना, इसमें वो सारी चीजें हैं मौजूद हैं। हाँ जी। एक कमी है, मैं अपने नौजवानों को कहूंगा जो बिलखुसूस सहाफत के नौजवान हैं, वो क्या? दस्तावेजी फिल्में बनाएं कायद के मतलब, उनके पैगामात के मतलब। ये जो टिकटॉक हमारा चल रहा है ना, इसको जरा अच्छा मोड़ भी, तो मुझे तो ये भी पसंद है वैसे। मैं तो ये टिक को टकाटक देखता हूँ। मैं भी इन चीजों को, हम लोग भी कहते हैं कि प्रमोट होना चाहिए, बट किसी हर चीज का एक नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, यूजेज भी होता है। नौजवान है ना, जिनको अल्लाह ताला ने बड़े स्किल है हमारे, वो सोशल मीडिया पे भी, वो इस अपने मीडिया पे भी, मीडिया साइंसेज वाले ऐसी चीजें दें जिस पे एक पैगाम हो, कौमी पैगाम हो, कायद का पैगाम हो। बस ना, कई दफा हम खाते खाते कोई ऐसी मजे की चीज खाते हैं, खाते थोड़ी हैं, लेकिन उसका टेस्ट बाद में भी रहता है। हाँ। तो आप बहुत सारा गैर संजीदा मवाद देखें, गैर संजीदा मवाद पढ़ें, लेकिन बीच में जब चंद झलकियां, हाईलाइट्स संजीदा की आ जाएंगी, तो वो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन सर, ये तो चीजें बचपन से होनी चाहिए ना, हमारे एक तो माहौल में ये पनपनी चाहिए, दूसरा मैं बच रहा था मुनीबा कि आप हम वालिदैन पे ये इल्जाम ना रखें, चीजें घरों में होनी चाहिए। अब सारी चीजें फिर नौजवानों पे तो नहीं ना डाल सकते। आप ठीक कहते हैं। मैं वो, अगर मेरे ये प्रोड्यूसर कैमरा वाले और आप हंसे ना, तो आजकल हम बात शुरू करते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं डैडी आपको नहीं पता, यानी इस वाकई कई चीजों का नहीं पता। देखिए एक ना जनरेशन गैप, आज आपने वही बात किया है, वाकयातन बहसियत फादर, बहसियत टीचर, बहसियत कालम नवीस, नईम मसूद का बहसियत एंकर, मुनीबा का ये फर्ज है कि जितनी हिस्ट्री का हमें पता है पहले उस, लेकिन हिस्ट्री कंफर्म करना बहुत जरूरी है। ये तो जरूरी है, बिल्कुल। ये हिस्ट्री जो कंफर्म नहीं होती और जो कंफर्म होती है, उसमें छोटा सा जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे ही है। हाँ जी। मालूम शुदा, तस्दीक शुदा हिस्ट्री गाइडेड मजाइल होता है, और जिसका पता नहीं, तुक्केबाजी वाली हिस्ट्री, वो अनगाइडेड मजाइल होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा, हमारे अंदर एक हिस्टोरियन, छोटा सा हिस्टोरियन इसलिए पलते रहना चाहिए कि हमने अगली नस्लों को वो बताना है जो कायद ने हमें बताया था। देखें, पलक झपकते पाकिस्तान तो नहीं बन गया था, इतना बड़ा कद्दावर लीडर जिसे बैनुल अक़वामी सतह पर उस वक्त माना गया, जबकि
उस वक्त जब कोई पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना, कोई कहता था ये तो दीवाने का ख्वाब है, उन्होंने कहा नहीं ये दीवाने का नहीं है, ये इकबाल का ख्वाब है। तो बुजुर्ग कहते हैं ख्वाब वो नहीं होते जो सोते में देखे जाए, ख्वाब वो होते हैं जो सोने ना दे। इकबाल के ख्वाब ने जनाह को सोने नहीं दिया, हाँ। ख्वाब ने जब सोने नहीं दिया तो फिर मंजिल आई, तश्तरी पे रख पे पाकिस्तान नहीं बना था। तो हमें तो अफसोस है ना कि हम कायद के पूरे पाकिस्तान को उस तरह प्रिजर्व भी नहीं कर सके। अफसोस तो हम अगले अपने नौजवानों को, मैं बहुत सारी नौजवानों के लिए आपको लगता है कि इस पाकिस्तान को बचा के रखना है तो कायद की वो बात तहकीक, तालीम और कौलो फेल में तजाद को नहीं रखना, फिर पाकिस्तान महफूज रहेगा। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जोहरी तवानाई वाला है। सर मोटो कायद-ए-आज़म का था ईमान, इत्तेहाद, डिसिप्लिन, इस पे हम चल रहे हैं हम इस मोटो के ऊपर, जिसके जो वो लेकर जिसका वो नारा लगाते थे, ईमान, इत्तेहाद, डिसिप्लिन का। हमें तो आज पता ही नहीं है ईमान क्या है, हमें पता नहीं इत्तेहाद क्या है, बैठना कैसे है सब लोगों ने, हमें तो वो पता ही नहीं है। हाँ, ये आपने बात की और मैं इस बैठने को लेके जाऊंगा, क्योंकि लीडर का दिन है ना, लीडर की पैदाइश का दिन है ना, तो लीडर को खराजे तहसीन पेश करने का दिन है, अपनी बैटरी चार्ज और रिचार्ज करने का दिन है कि उनसे सीखें। तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये जो आखिरी बात की कि हम बैठते नहीं हैं, मतलब हम मिलके नहीं बैठते ना, अलग अलग हो गए हैं हम लोग। हाँ जी। और मिलके बैठना है। जमहूरियत तब चलेगी जब मिलकर बैठेंगे, और जब मिलकर नहीं बैठेंगे, मुकालमा नहीं करेंगे। क्या खूबी थी, मुकालमा वो करेगा जिसमें के पास दलील हो। इकबाल के बाद जो बड़ा लीडर हमें नजर आता है जना, उन दोनों में आप देखें, देखें ये जंजीरी अमल होता है किसी कौम का बनना, उनमें एक मकालमे की जरूरत थी, और मकालमे की जरूरत सिर्फ सच्चे आदमी को होती है और जिसके पास दलील होती है। एग्जैक्टली, जिनके पास दलील हो वो ही मुकालमा कर सकते हैं। लास्टली सर, वक्त की शॉर्टेज है, लास्ट पे क्या कमेंट करना मैं नौजवानों से जी मैं नौजवानों से कहूँगा, क्योंकि आज हमने उन्हीं को मुखातिब किया। देखे, नौजवानों के लिए एक कर्जा, तहकीक कर ले, तस्दीक फिर आप खुद ही करेंगे। तहरीक जो होती है वो तारीख को जिंदा रखती है, अगर तहरीक ना हो तो सब स्याह हो जाता है, तारीख हो जाता है। इसलिए हिस्ट्री के साथ, तालीम के साथ, तहकीक के साथ उस तरह जुड़े रहें जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में हमारे कायद तहरीक के साथ जुड़े रहे और तारीख मुरतब करते, ये पाकिस्तान बनाया। अब पाकिस्तान को बचाना है, अब क्या में पाकिस्तान का मामला नहीं, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान का मामला, चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रोफेसर नईम मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप ख़ास वक्त इस टॉपिक के लिए हमारे साथ यहाँ पर आए और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से बात की है, क्योंकि आज उनकी बर्थडे है और उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके मकासद के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से हमने बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के शोबे के हवाले से कि साल 2023 सेहत के शोबे के हवाले से ख़ास तौर पर किस तरह का रहा है, क्योंकि आज 25 दिसंबर है और कुछ ही दिन बाद जनाब 2024 जो है ना वो देखने को मिलेगा। नया साल है, नए साल की आमद है और ये पूरा साल एक तो फाइनेंशियल क्रंच से हमें गुजरना पड़ा। गवर्नमेंट्स जो थी वो इनस्टेबल थी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं रही, मईशत हमारी बहुत ज़्यादा इनस्टेबल रही और उसके साथ साथ निगरान गवर्नमेंट आई। निगरान गवर्नमेंट ने दौरे भी बहुत किए, इनिशिएटिव्स भी बहुत लिए, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और उन्हें बरवक्त जो है ना उन्हें ख़त्म भी किया गया। इफ्तिताह भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हुए, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें थी वो बहुत हद तक निगलेक्टेड रही हैं, जिसमें हमारा सेहत का शोबा सरे फहरिस्त है। अद्वियात की किल्लत वो बरकरार है। डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक स्टाफ की सीट्स खाली जो पड़ी हैं उनको पुर करने के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया गया। जो मशीनरी, जो बाकी चीज़ें हैं, जो टूल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में एसेंशियल चीज़ें होती हैं, उनके हवाले से भी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। हाँ, हॉस्पिटल्स के दौरे ज़रूर किए गए निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से हंगामी दौरे किए गए और उन दौरों के बाद नतीजा ये निकला कि जनाब जो हॉस्पिटल्स थे, नया हॉस्पिटल तो कोई नहीं बनाया
बनाया गया जिसकी अशद ज़रूरत थी, बिकॉज़ पूरे पंजाब से सिर्फ लाहौर में ही लोग आते हैं, मरीज़ आते हैं और मरीज़ों का बोझ पड़ता है हमारे लाहौर के हॉस्पिटल्स में। कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया गया, लेकिन जो पुराने हॉस्पिटल थे उनको अपग्रेडेशन किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, रिवैम्प किया जा रहा है। लेकिन जो एसेंशियल चीज़ें थी, जो मशीनें थी ख़राब पड़ी हैं, वो अभी भी वैसे ही हैं। अद्वियात की किल्लत थी, वो अभी भी वैसे ही है। जो डॉक्टर्स के खदशात थे वो अभी भी वैसे ही हैं। मतलब बाकी हर चीज़ तो वैसे की वैसे ही है। तो हम नया क्या लेकर आ रहे हैं? कुछ भी नहीं लेकर आ रहे हैं। तो क्या इसमें कुछ नया इनिशिएटिव लिया गया है? 2023 हमारा गुजर रहा है कि सेहत के लिहाज से किस तरह का रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, ओवरऑल अगर बात की जाए, मवाजना किया जाए, क्योंकि 2023 गुजरता ही जा रहा है, कुछ ही दिन बाद हम लोग 2024 में एंटर कर जाएंगे, तो 2023 सेहत के लिहाज से कैसा साल रहा है? मईशत के लिहाज से तो बड़ा बुरा रहा है, सेहत के लिहाज से कैसा रहा है? बिल्कुल मुनीबा, जिस तरह हम दीगर डिपार्टमेंट्स में खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, सिमिलरली महकमा सेहत के अंदर भी ऐसे ही रहा। कई साल गुजर गए, 21 गुजर गया, कोरोना की वबा गुजर गई, 22 गुजर गया और ये तकरीबन 23 भी गुजरने वाला है। तो जो मसाइल थे वहीं के वहीं हैं, बल्कि मसाइल जो ही बढ़ गए हैं। बिल्कुल। आप देखें कि इस वक्त हमें किन बीमारियों का सामना है, जिसमें डेंगू अभी भी सैर फहरिस्त है, हेपेटाइटिस में हम नंबर 1 है, एड्स है, पोलियो है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है। आप कोई एक बीमारी उठा के देख लें, हम सब में इस वक्त टॉप कर रहे हैं, टॉप 10 में हम मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त पंजाब तकरीबन 12 करोड़ आबादी का इस वक्त सूबा है और लाहौर तकरीबन 2 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। और गुज़िश्ता कई सालों से कोई एक नया हॉस्पिटल नहीं बन सका। 2023 था, 22 था, कहा यह जा रहा था कि इसके अंदर फ़िरोज़पुर रोड पे अरफा करीम टावर के साथ हम तकरीबन 1000 बेडेड का एक हॉस्पिटल बनाएंगे, जिसके अंदर मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ होंगी। कुछ नई स्पेशलिटीज़ उसमें एडअप करनी थी, जिसमें खून की बीमारियों के हवाले से हम चूँकि बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, उनका डिपार्टमेंट बनाना था, बर्न का बनाना था, कैंसर का एक छोटा सा वार्ड बनाना था और इसी तरह उसको एक जनरल हॉस्पिटल के तौर पे बनाना था, लेकिन जो कि नहीं बन सका। ठीक है। इस वक्त पंजाब के अंदर कैंसर तकरीबन ओवरऑल हम जो वर्ल्ड वाइड तकरीबन 4थे नंबर पे हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप यकीन कर सकते हैं कि पंजाब 12 करोड़ आबादी का शहर और एक भी स्पेशलाइज्ड कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है। एक भी आपके पास स्पेशलाइज्ड कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है जिधर आप जाएं, आपकी तमाम डायग्नोस्टिक हो सके, आपके तमाम टेस्ट हो सके, आपको फ्री में मेडिसिन मिल सके, आपको डॉक्टर चेकअप कर सके। और सबसे ज़्यादा मरीज़ इस वक्त जो बड़ी तेज़ी से मर रहे हैं, वो डेंगू से नहीं मर रहे, वो हेपेटाइटिस से नहीं मर रहे, वो कैंसर से मर रहे हैं, क्योंकि इलाज ही नहीं है। अगर है तो इतना महंगा है कि आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, प्राइवेट वो हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते हैं। हमारे पास शौकत खानम है, वो प्राइवेट है, 3rd स्टेज 4th स्टेज के मरीजों को नहीं लेता। हाँ, उसके बाद हमारे पास अनमोल है, सेमी गवर्नमेंट है, महंगा है, कुव्वत बर्दाश्त से बाहर है। इसके बाद जो ऑप्शन बचती है वो जिना हस्पताल है। मेयो हस्पताल के अंदर जो वार्ड्स हैं वो सिर्फ एक वार्ड्स हैं, उसके अंदर जिना हस्पताल के अंदर 50 बेड का है, मेयो के अंदर 100 बेड का है, वो भी भरे हुए हैं। और उनके अंदर जो महंगे टेस्ट हैं वो नहीं हो रहे। आप यकीन करें, लोग दर बदर हो रहे हैं। तो ये एक सेक्टर की है। तो इसी तरह हेपेटाइटिस में हम, आपको पता है पंजाब के अंदर 12 करोड़ आबादी है और आपको पता है कि एक तकरीबन जो 1 करोड़ से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो हेपेटाइटिस सी के हैं, सी के शिकार हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो हेपेटाइटिस ए है, जो बी है, जो आलूदा पानी से फैलते हैं, गंदा पानी, अभी भी हमारा सीवरेज का सिस्टम ठीक हो सका। हमारे अंदर जो गंदा आलूदा पानी पीने की वजह से जो लोग गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला होते हैं और हेपेटाइटिस ए होता है बिलाल, उसके बाद अब स्मॉग देख लें, हमारी फिजा आलूदा हो चुकी है। बिल्कुल, ये वो चीज़ें थी जिनकी प्रिवेंशन पे काम करना था, वो नहीं कर सके। ये सारी चीज़ें जो कि तू हैं। तो इसी तरह हस्पतालों के अंदर जो मशीनरी थी उसको ठीक नहीं किया गया, नई मशीनरी इंस्टॉल नहीं की गई। जो अद्वियात है, अभी तक कई हस्पतालों के अंदर जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम जिसको बेहतर बनाना था वो नहीं बना सके, अभी भी टेंडर फाइनल नहीं हो सके। मरीज़ अद्वियात की वजह से दर बदर हैं। क्या वजह है कि उनकी तरफ नहीं गया? जो अपग्रेडेशन का मामला था, रिवैम्प का मामला था, वो पहले इसको प्रायोरिटाइज किया गया है। फंड्स की कमी थी, क्या वजह थी कि वो जो ज़रूरत थी उसको पहले नहीं रखा गया?
नहीं देखिए मुनीबा, फंड्स की कमी नहीं थी। हाँ। प्रायोरिटीज़ होती है कि आपने किस सेक्टर को इम्प्रूव करना है। अच्छा देखें, इसमें जो अद्वियात की किल्लत और जो मशीनरी का मामला है ये अपनी जगह, लेकिन इसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी, इनका विजन इस लिहाज से बहुत बेहतर रहा कि जो रीवैम्पिंग और अपग्रेडेशन के जो मामला थे ये गुज़िश्ता कई सालों से नहीं हो पा रहे थे। देखिए इनके पास तकरीबन 70 अरब रुपया 100 से ज़ायद अस्पतालों के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो कि अपग्रेडेशन रीवैम्पिंग के लिए किया। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो थी वो ये थी कि इसके अंदर लाहौर के जो कई बड़े हॉस्पिटल हैं इनके अंदर जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स थे वो मौजूद नहीं थे, और तकरीबन जो मेयो हॉस्पिटल के अंदर अब 7 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स बन रहे हैं जो कि करोड़ों में हैं, और उससे ये होता है कि जो इन्फेक्शन की जो रेशियो है ये कम होता है और एक अंदर बड़ा हाइजीन सी ऑपरेशन होता है और बैक्टीरिया फ्री सारा होता है। लेकिन आपको ये लगता है रीवैम्प करने से बेहतर था कि एक नया हॉस्पिटल तामीर कर लिया जाता, या वो मुश्किल था ज़्यादा? देखें, कहा यह जाता है कि जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनको ठीक करना मुश्किल काम होता है, नए बनाने आसान होते हैं। ये इस थ्योरी थी जो कि लास्ट टाइम की जो गवर्नमेंट थी उनकी हाँ थी। और फिर वो कोशिश ये कर रहे थे कि वो नए हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहे थे, जिस तरह डॉक्टर यासमिन रशीद ने 11 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बनाए। तो लेकिन ये जो रिवैम्पिंग थी ये भी ज़रूरी थी कुछ एस्पेक्ट्स में, लेकिन इसमें अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा असेसमेंट करके और पहले इनका वो किया जाता है कि कहाँ पे ज़रूरत है कहाँ पे नहीं ज़रूरत, फिर इसको जो तरीक़ेकार है प्रायोरिटाइज कर लिया जाता, लिस्ट चीज़ें कर ली जाती, फिर उसके ऊपर काम किया जाता। फिलहाल आपकी तरफ आऊँगी, पर अभी जैसे आपने डॉक्टर जावेद अकरम साहब की बात की है और मोहसिन नकवी साहब की बात की है, तो डॉक्टर जावेद अकरम निगरान वज़ीर सेहत पंजाब ने हमें ज्वाइन किया है, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर साहब वेलकम टू जागो लाहौर, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, हम 2023 का जब से आप लोगों की निगरान गवर्नमेंट आई है, जब से आप लोगों ने टेकअप किया है इस तमाम तर सिस्टम को, उस हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं सेहत के शोबा जो है ना वो कितना बेहतर हुआ है और क्या क्या हमें मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो बताइएगा 2023 आपने क्या तकाबुली जायज़ा लिया है इसका, 2023 में हमारा सेहत का शोबा इस हवाले से बेहतर रहा है या और भी हमें थोड़ी सी चेंजिंग्स लाने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। ये 2023 का जो साल था, मैं जाहिर है कि मैं इस मुल्क में काफी देर से काम कर रहा हूँ और बाकी मुल्कों में भी काम कर बैठा हूँ, तो मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ये एक पंजाब के लिए बेहतरीन साल रहा है, क्योंकि हमने जो जाहिर नए हॉस्पिटल हम नहीं बना सकते थे, PC1 वगैरह हमारा मैंडेट भी नहीं है और पॉलिसीज बनाना, तो विदिन द लिमिटेड पावर्स जो हमारी थी हम ये भी कर सकते थे कि जो लोगों को एक कांस्टेंट शिकायत रहती है और आपके कैमरे और माइक कि बेड गंदा है, कॉरिडोर्स गंदे हैं, टूटी फूटी टाइलें हैं, टूटी फूटी दीवारें हैं, टूटे फूटे बेड्स हैं, तो ये सब कुछ हमने एक 100 हॉस्पिटल का रीवैम्प किया। तो अभी कलियों का भी हो चुका है, अस्पताल भी हो चुका है, और सिर्फ हॉस्पिटल्स का नहीं किया, डॉक्टर्स की कैफेटेरियाज का, डॉक्टर्स के स्टडी रूम्स का, डॉक्टर्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को। तो ये मेरा ख्याल है इतनी इन्वेस्टमेंट पुराने हॉस्पिटल्स को बेहतर करने में कभी भी नहीं हुई। कुछ अलबत्ता ऐसे डेंजरस हॉस्पिटल थे जैसे लेडी वेलिंगटन था, तो उस पर पैसा लगाना बिल्कुल फजूल था, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड ही हो चुका था डेंजरस। तो उसको हमने अब गिरा के नया बना रहे हैं और इंशाल्लाह वो बेहतरीन मदर एंड चाइल्ड सेंटर होगा। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, लेकिन डॉक्टर साहब जहाँ पर ये रिवैम्प किया जा रहा है, अपग्रेडेशन का मामला चल रहा है हॉस्पिटल्स को, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जो मैं कहूँगी कि बुनियादी ज़रूरत थी या बुनियादी सहूलत देने की ज़रूरत थी, वो थी कि अद्वियात की किल्लत का सामना है मरीज़ों को। अभी भी बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो हॉस्पिटल से नहीं मिलती हैं, बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो महंगे टेस्ट हैं जो कि हॉस्पिटल में होने चाहिए। एक अगर गरीब बंदा इलाज मुआलजे के लिए जाता है तो उसे वो फिर भी प्राइवेट लैब में ही जाना पड़ता है करवाने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों को पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए था हमें? बिल्कुल टाइट कर दी। और मेरा ख्याल है कि जब वज़ीर आला था वो, या मैं जाता हूँ किसी भी हॉस्पिटल में, हमारा एक ही सवाल होता है दवाई बाहर से नहीं आई, और इस पे दर्जनों जो MSs वगैरह जो अरबाब इख्तियार के लोग हैं वो सस्पेंड हो चुके। और इसी दूसरी बात ये होती है कि टेस्ट कुछ बाहर से नहीं कराया गया। मैं समझता हूँ हमारे तमाम हॉस्पिटल्स में हमने बहुत ज्यादा फंडिंग की है इससे दवाइयात,
बाहर से नहीं मंगवाई जाए, अगर मंगवानी भी है तो इंतजामिया मंगवाए लोकल परचेज के लिए, और वो करते भी हैं। और दूसरा, ये टेस्टों का हमारे से बेहतर मेरा नहीं ख्याल कोई भी प्राइवेट लैब के पास इक्विपमेंट वगैरह होगा, और इनको करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोताही होती है, डेफिनेटली इतनी बड़ी जगह पे होती है। और इसके बाद जो देखें, हमने सबसे बड़ा काम किया, जिस दिन हमने वोट लिया उसके अगले दिन इतवार को हमने ये शुरू करवाया, वो थी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। जो हार्ट का इलाज हो रहा था पंजाब में, वो 1990 का हो रहा था, वो वाला प्राइमरी एंजियोप्लास्टी आपके दिल को ये मरने से बचा लेती है। और वो हमें क्रॉस द बोर्ड पंजाब में कम से कम 30-40 हजार कर बैठे हैं जब से ऐसा। पहले प्राइमरी एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी, स्टेंट नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। हमने स्टेंट इंपोर्ट करके हर हॉस्पिटल में जहाँ एंजियोग्राफी मशीन है उनको कहा कि एंजियोप्लास्टी 24 घंटे करते रहेंगे, और वो हमें कॉन्स्टेंटली आ रहा है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ हमारा। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे ये भी बता दें, पिछले दिनों YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल भी जारी थी। लगभग उन्होंने 18, 19, 20 दिन उन्होंने हड़ताल जारी रखी। तमाम तर OPDs बंद रही, परेशानी का सामना करना पड़ा तमाम तर मरीज़ों को। फिर अब वो जो आइस ब्रेकिंग हो गई है, अब दोबारा से उन्होंने बहाल कर दी हैं सर्विसेज। तो क्या मुतालबात उन्होंने किए और क्या मुतालबात उनके माने जाएंगे? उनके मुतालबात तो जहे बजाहे होते रहते हैं, और आपको पता है हम कोशिश करते हैं कि उनके जायज मुतालबात हैं बिल्कुल पूरे करते हैं। अभी उनका ये जो मुतालबा था, एक तो कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में, वो देखें, वो अगर 11 बजे सुबह खुलता था हॉस्पिटल तो हमने एक्शन तो लेना था, वज़ीर आला साहब ने लिया एक्शन, और मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक था। उन्होंने बंदों को सस्पेंड भी किया और ट्रांसफर भी किया, और वो अभी भी, लेकिन जज़ा और सजा का निज़ाम जारी रहेगा ही तो कुछ बेहतरी आ सकेगी। दूसरे नंबर पे जो उनके डॉक्टर ज़ीशान जो मर्डर हो गए थे डॉक्टर साहब गुजरात में, खालियों से गुजरात जाते हुए, उनका हमने बिल्कुल, मैंने खुद कई दफा कई पुलिस के इंक्लूडिंग IG साहब से, RPO साहब से, सबसे राब्ते में रहा, और वो बंदे पकड़े गए हैं और ये मामला थे। तीसरा, जो उनके लॉन्ग टर्म मुतालबात हैं, इंशाल्लाह वो भी हम उस पर बिल्कुल उनके साथ हैं, जो भी उनके जायज मुतालबात हैं होते रहेंगे। लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल गलत समझता हूँ कि जब भी कोई ऐसा मामला हो तो उसमें मरीज को इलाज बंद कर दिया जाए। ये इस पे मैं एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग बिल्कुल इसके मुखालिफ हूँ। कोई भी करे, हम जब डॉक्टर बन जाते हैं तो हम भूखे भी मर रहे हो, तो हम गजा में जंग में भी तो हम शहीद हो ही रहे हैं ना, हमारे भाई डॉक्टर्स। तो इसलिए हमारा तो ये काम ही नहीं है कि मरीज को इस चीज में लाए, और वो भी एक गरीब मरीज को। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई भी मुतालबा हो उनको इक्वेशन में लाए, और बड़े तरीके हैं एहतजाज करने के, अपनी चीजें मनवाने के, वो बेहतर तरीके हैं जहाँ मरीजों की दुआएं लेके आए। तो करने वाली बात तो अल्लाह ताला है, हम तो नहीं है। हम अगर उन्होंने हमसे कराना है तो जरूर कराएगा। बेशक बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, बिलाल, मोहम्मद बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज में, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, 2023 गुजर गया और तकरीबन 10 माह से ज़्यादा आपने गवर्नमेंट की है, तो इस वक्त जो कैंसर के जो मरीज़ हैं सबसे ज़्यादा इस वक्त मिजरेबल कंडीशन में है, ना उनको अद्वियात मिल रही हैं, ना उनको इलाज मुआवजा मिल रहा है, और उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सका। और दूसरा, जो फिरोजपुर रोड पे हॉस्पिटल था वो भी अभी तक उसका PC1 बना हुआ है, उसको भी इस पूरा साल निगलेक्ट किया गया, वहाँ पे भी कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। तो ये जो 2 मेन स्पेशलिटीज़ थी, इस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं गुजारिश कर देता हूँ, आपने सही फरमाया है कि जितनी हुकूमतें पाकिस्तान से बनने से अब तक हुई हैं, उन्होंने इन शोबों को निगलेक्ट किया है, और पंजाब का कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था। हमने मनावा का जो हॉस्पिटल है उसको कन्वर्ट कर दिया है और उस कैंसर हॉस्पिटल में, और उसको अटैच कर दिया, और ये किसी को तौफीक नहीं हुई थी गवर्नमेंट को, उसको अटैच कर दिया किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि वहाँ से स्पेशलिस्ट जाएं, और डॉक्टर अब्बास साहब को उसको हेड बना दिया है, और उनको फुल टाइम वहाँ कर दिया है, और ये कोई 200 बेड के करीब होगा ये हॉस्पिटल इस वक्त शुरू होने वाला है बिल्कुल। और इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है वीक और सो इसका इफ्तिताह भी हो जाएगा, और उसमें कीमोथेरेपी और सब कुछ फैसिलिटी होगी। दूसरा, हमने देखें, अगर हम बेहतरी लाए हैं हेल्थ कार्ड में, तो हमने कैंसर को एग्जेम्प्टेड रखा है,
डायलिसिस को लिमिटेड रखा है, तो उसको आप कहीं से भी इलाज कराएं, हम कैसे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह पंजाब में और पाकिस्तान में बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही है, पोलियो में हम नंबर 1 हैं, हेपेटाइटिस सी में हम दूसरे नंबर पे हैं, ओबेसिटी में, हाइपरटेंशन में, और इनकी रोकथाम के हवाले से प्रिवेंशन के लिए आप लोगों ने क्या काम किया? कोई जो हेल्थ एजुकेशन को इम्प्रूव किया, इस हवाले से क्या किया आपने? किस चीज़ के, सॉरी दोबारा के? डॉक्टर साहब इस तरह जिस तरह हम पंजाब में बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, पोलियो में हम नंबर 1 हैं, हेपेटाइटिस सी में हम दूसरे नंबर पे है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, इसी तरह जो दीगर बीमारियां हैं वो भी प्रिवेल कर रही हैं। प्रिवेंशन के हवाले से निगरान हुकूमत ने क्या काम किया? सारा साल गुजर गया, इसकी एडवर्टीज़मेंट के लिए हेल्थ एजुकेशन को किस तरह आपने इम्प्रूव किया? सूबा है, 12 करोड़ का सूबा है, दुनिया के बहुत बड़े मुल्कों में आते हैं। हाँ जी। तो जाहिर है यहाँ आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, अब हम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जो पोलियो के ज्यादातर केसेस रिपोर्ट हुए वो KPK से हुए, लेकिन फिर भी वो भी हमारा ही सूबा है। हमने तकरीबन जो पंजाब में शरह रही हमने वैक्सीनेशन की पिलाने की, वो अराउंड 97% रही एवरेज, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन 97% को हमने पोलियो के कतरे पिलाए। बाकी जहाँ तक शुगर और ब्लड प्रेशर का काम है, वो हमने हर जो भी ब्लड प्रेशर का दिन था या शुगर का दिन था 14 नवंबर को हमने, बिलाल साहब ने खुद कवर किया बड़ी अच्छी तरीके से। हमने भरपूर तरीके से गवर्नर साहब को भी तकलीफ दी, गवर्नर साहब ने वॉक भी की हमारे साथ, और हमने शऊर पैदा किया। वो एक ऐसी चीज है कि हम बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि उस पर बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन हुकूमत अकेला नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। खुद बतौर मुसलमान सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, भूख रख के खाएं, मोटापा कम करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोगों को सबको मिलकर हुकूमत के साथ, इंतज़ामिया के साथ ताउन करके, उनकी हेल्प करके इन तमाम तर चीज़ों से निकलना है। डॉक्टर जावेद अकरम, निगरान वज़ीर सेहत पंजाब, हमारे साथ मौजूद थे, इन कॉन्वर्जेशन थे, और ओवरऑल हमने हेल्थ के सेक्टर के हवाले से बात की है। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। बिलाल सर तो कह रहे हैं 2023 बड़ा अच्छा रहा है उनके अंडर, जब से उन्होंने टेकअप किया है, तो उनके लिए तो बड़ा, उन्होंने तो बेहतरीन साल कह दिया सेहत के शोबे के लिहाज से। तो नहीं, इनफैक्ट ऐसा नहीं है। हाँ। आप देखें किसी भी शोबे में हेल्थ के हवाले से आप जिधर भी जाएंगे, चूँकि मैं रिसेंट एक दो मेरी फैमिली में अच्छा। ब्रेन हेमरेज हुआ, तो हमें वेंटिलेटर्स के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रात मुझे एक दोस्त की कॉल आई, वो भी हमारा एक जर्नलिस्ट है, उसने मुझे एक रात 12 बजे कॉल की वेंटिलेटर के लिए। सुबह में जब मैंने किसी को कहा MS को अरेंज नहीं हुआ, सुबह में जब मैंने पूछने के लिए कॉल की, तो ऑनेस्टली मुझे ये पता चला कि वेंटिलेटर नहीं मिला, डॉक्टर्स ने नहीं दिया, और सुबह 5 बजे पेशेंट की डेथ हो गई थी, और 4 बजे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा था। तो कल एक और पेशेंट का मुझे वेंटिलेटर के लिए कॉल आई थी। तो सूरत हाल बिल्कुल भी आप ये कह लेना कि बॉर्डर लाइन के साथ मिल रही हो, वैसे भी नहीं है। हम जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनसे बहुत पीछे हैं। तो तब्दीली नहीं आई वज़ीर आला पंजाब की वजह से? क्या तब्दीली है? मुझे ये देखिए, वेंटिलेटर्स अगर किसी को ज़रूरत पड़े, जो मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, और सरकार के हॉस्पिटल में हो, तो जब तक वो कहीं से CM ऑफिस से, सेक्रेटेरिएट से, किसी मिनिस्टर की कॉल ना करा लें, तब तक उनको वेंटिलेटर नहीं मिल सकता। इतना मुश्किल है वेंटिलेटर लेना? इतना मुश्किल है। कोई डेथ बेड पे भी होगा तो उसको भी नहीं मिलेगा जब तक वो सिफारिश ना बड़ी करवा ले। देखिए उसकी रीज़न ये है ना, उसकी रीज़न है ही नहीं ना वेंटिलेटर। देखिए हैं भी हैं। हाँ। आके जो उनको जो स्कैटर करना था, जो उसके लिए जो मैन पावर थी वो नहीं है। अच्छा। अब एक मेन ICU है स्पोर्ट जना हॉस्पिटल का, उसमें 10 वेंटिलेटर्स लगे हैं, ठीक है, स्पेस उनके पास है, बेड्स भी हैं, लेकिन मैन पावर नहीं है, उनको चलाने के लिए अमला मौजूद नहीं है। इतने डॉक्टर्स वो कहाँ से लेके आए? क्यों नहीं है? कहाँ है डॉक्टर्स, कहाँ है पैरामेडिकल स्टाफ? अभी भी आप देख लें, अभी मिनिस्टर साहब हमें ये पूछना, आपने भी पूछना, मुझे भी याद नहीं रहा कि अभी भी हमारे यहाँ तकरीबन 30 से 40% असामियाँ खाली पड़ी हैं। डॉक्टर्स की खाली पड़ी है, नर्सेज की खाली पड़ी है, पैरामेडिक्स की खाली पड़ी हैं, ये नहीं फिलअप हो रही। हमारे डॉक्टर्स जो ब्रेन ड्रेन बड़ी तादाद में हो रहे हैं, नर्सेज बाहर जा रहे हैं, पैरामेडिक्स जो कोर्स कर रहे हैं सारे बाहर जा रहे हैं। आपके अंदर देखें कुछ सालों के अंदर हमारे यहाँ महकमा सेहत के अंदर जो अच्छा डॉक्टर होगा वो आपको मैसर ही नहीं होगा, क्योंकि हम प्लान ही नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेके जा रहे हैं, बट ठीक है जी हो जाएगा तो हो जाएगा। अभी तक हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की।
कि इतने लोग बीमार हो रहे हैं, प्रिवेंशन पे किस तरह जाएं, लोगों को हेल्थ एजुकेशन सबसे अहम ज़रूरत है कि लोग अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। बेशक एक्सरसाइज इतनी ज़रूरत है, हम लोग ना पंजाब गवर्नमेंट पे ना हेल्थ सेक्टर पे किसको कुछ नहीं कर रहे। हर हमारा बंदा ओबेसिटी का शिकार हो रहा है, जब वो शिकार होता है तो वो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर शुगर का भी मरीज बन जाता है, हार्ट पेशेंट बन जाता है, फिर उसके बाद हार्ट पेशेंट बन जाता है। तो इतने अस्पताल ना बन सकते हैं ना बनेंगे। लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको उनके राइट्स के बारे में बताया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको हेल्थ की जो एजुकेशन है वो दी जा सके। फिर तभी ये जो एक हमारे सिस्टम के ऊपर एक बोझ पड़ जाता है, तभी उसको कम किया जा सकता है, जब हम अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ, हम अपने अपने हुकूक जो है ना वो हमें पता चल जाए कि भाई हमने अपनी मदद आपके तहत ही सब कुछ करना है, अपनी सेहत का ख्याल आप लोगों ने ही रखना है। एट द एंड अगर आप बीमार हो जाएंगे, आपकी सेहत बिगड़ेगी तो आपको सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो आपको कोई भी सहूलत वहां पर नहीं मिलेगी। तो इससे बेहतर है कि दरबदर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने की कोशिश करें, मॉडरेशन की तरफ जाएं और एतदाल में रहकर खुददारा खाया करें। हमारे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और 2023 में हमारे सेहत का शौबा किस तरह का रहा, क्या क्या नई तब्दीलियाँ आई, कुछ भी नहीं आया, वही पुरानी बातें, वही पुराने मसाइल जिनको हमने दोबारा से डिस्कस किया और उनको हल करने के हवाले से तजावीज़ भी पेश की हैं। तो जनाब इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।